मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 31 डॉट सी 31 डॉट तलवार कवच। जब किसी व्यक्ति को अप्रत्याशित आश्चर्य का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए असामान्य भावनात्मक स्थिति पैदा करना बहुत आसान होता है। कल्पना कीजिए कि वैकल्पिक दुनिया का एक घुमक्कड़ जो अपना पेट भरने के लिए पूरे दिन इधर उधर भागता रहता था, उसे अचानक सूचित किया गया कि उसने एक शक्तिशाली इमारत की विशेष स्तरीय निवासी योग्यता प्राप्त कर ली है। वह आश्चर्य निश्चय ही इस पथिक को पागल कर देगा। तानजेन पहले से ही इतना उत्साहित था कि वह पागल होने वाला था। कम संख्या में निम्न स्तरीय मस्तिष्क प्राप्त करने के लिए उन्होंने बिल्डिंग वर्ल्ड में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। लेकिन अब उसके सामने बॉक्स में कम से कम सैकड़ों स्तर 3 और उससे ऊपर के मस्तिष्क के मोती रखे हुए थे। स्तर 3 से ऊपर सैकड़ों मस्तिष्क मोती, उनमें से इतनी सारी चीजें प्राप्त करना बेहद कठिन था। तानजेन के लिए इसका मतलब लगभग 10 लाख सोने के सिक्के थे। वह आखिरकार दहाड़ सकता है, आखिरकार मैं गरीबी से मुक्त हो गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका सेल फोन लगातार कंपन कर रहा था और वह इसे रोक नहीं सका। ये वास्तव में इस वजह से था। तानजेन की तुलना में इस सेल फोन में मोतियों की अधिक इच्छा थी। अपने हाथ में मुट्ठी भर मोतियों को पकड़े हुए तानजेन तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उसका दम घुटने वाला नहीं हो गया। शांत होने के बाद उसने तुरंत उत्साहपूर्वक मोतियों की संख्या गिन ली। वह पूरे समय मुस्कुराता रहा। इस दौरान जब भी वह एक मन का गिनता तो उसके हाव भाव बदल जाते। मोतियों को गिनने के बाद तानजेन ने उसे मेज पर रख दिया और थोड़ा स्तब्ध भाव से उसके सामने मोतियों के बड़े ढेर को देखा। मस्तिष्क मोतियों के इस ढेर में 450 स्तर 3 मस्तिष्क मोती, 50 स्तर 4 मस्तिष्क मोती और 10 स्तर 5 मस्तिष्क मोती थे। दूसरे शब्दों में उनकी कीमत कुल 1.9 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर थी। तानजेन के लिए यह बेहद चौंकाने वाला नंबर था। यह एक ऐसी संख्या थी जिसके बारे में उसने अतीत में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। अब उसके लिए सब कुछ आत्मसात करने का समय आ गया था। तानजेन उसके दिल में दहाड़ उठा। फिर उसने देखा कि ये मस्तिष्क मोती धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो रहे हैं। फिर उनकी व्यक्तिगत जानकारी में 7 अंकों का बैलेंस प्रदर्शित हुआ। तानजेन ने संख्याओं की श्रृंखला को देखा और ऐसा लगा जैसे वह सोने के पहाड़ को देख रहा हो। हालांकि इसी समय उनके सामने अचानक एक कैप्शन आ गया। सोने के सिक्के का शेष 10 लाख से अधिक है। सिस्टम स्वचालित रूप से पहले अपग्रेड में प्रवेश कर चुका है। समय 72 घंटे है। कृपया चुपचाप प्रतीक्षा करें। इससे पहले कि तानजेन ठीक हो पाता, उसके सामने के शब्द पहले ही गायब हो चुके थे। जिस प्रक्षेपण की उसे आदत हो गई थी वह धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न हो। डॉट तानजेन अपनी सामान्य दृष्टि के प्रति थोड़ा अभ्यस्त था। तानजेन ने अपना सेल फोन निकाला और देखा। जैसा कि अपेक्षित था, सेल फोन बंद कर दिया गया था। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। परेशान तानजेन ने अपना सेल फोन रख दिया। इस समय उसे नुकसान का एहसास हुआ। आखिरकार यही वो चीज थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अब जब ये स्तर ऊपर जाने वाला था, तानजेन का दिल प्रत्याशा से भर गया। उसने सोचा कि समतल होने के बाद ये कैसा होगा। क्या एप्लीकेशन स्टोर में और भी जादुई एप्लीकेशन होंगे जो पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। अपना सेल फोन छुपाने के बाद तानजेन ने अपनी निगाहें मेज की ओर घुमाई। उस पर एक मनका था जिसे उसने अकेले ही रखा था। यह मनका असाधारण लग रहा था। अन्य मोतियों की तुलना में इसके चारों ओर एक अतिरिक्त हल्का प्रभामंडल था जिससे यह असाधारण दिखता था। और यह वास्तव में सरल नहीं था। यह एक स्तर 6 मस्तिष्क मनका था जो केवल प्रभु स्तर के राक्षसों के पास ही हो सकता था। इसकी कीमत कम से कम 10 लाख सोने के सिक्के थी। प्रभु स्तर के राक्षसों के आतंक के बारे में सोचकर कोई भी बता सकता है कि यह मनका कितना मूल्यवान था। ये निश्चित रूप से अमूल्य था। साथ ही लॉर्ड लेवल ब्रेन बीट भी एक उच्च स्तरीय इमारत स्थापित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं में से एक था। अब से जब तक तानजेन को एक और आधारशिला मिल जाती है, वह वैकल्पिक दुनिया में अपनी इमारत स्थापित कर सकता है। उसने इसके लिए काफी खोजबीन की, लेकिन आखिरकार उसे यह आसानी से मिल ही गया। जैसे ही उसने लॉर्ड लेवल ब्रेन बीट के साथ धीरे से खेला, कोई तानजेन के दिल में भावनाओं की कल्पना कर सकता था। अपने सपनों की योजना से संबंधित इस मनके को सावधानीपूर्वक हटाने के बाद तानजेन ने अपना ध्यान बॉक्स में अन्य वस्तुओं की ओर लगाया। तानजेन ने सबसे पहले शीर्ष पर छोटी तलवार उठाई और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। इस छोटी तलवार की कुल लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर थी। इसमें बैंगनी आवरण और उसी रंग की मूठ थी। इसका स्वरूप साधारण था। हल्के से खींचने पर छोटी तलवार म्यान से खुल गई। तानजेन ने एक धीमी आवाज सुनी और फिर उसकी आंखों में एक बैंगनी काली तलवार का शरीर दिखाई दिया। बैंगनी तलवार पर रोशनी टिमटिमा रही थी। ये वास्तव में एक अजीब पारभासी क्रिस्टल था जिसके चारों ओर अजीब रून खुदे हुए थे। ये छोटी तलवार पानी के तालाब के समान लहराती हुई थोड़ी चपल दिख रही थी। इसे देखकर ही कोई बता सकता है कि यह असाधारण था। अपने बगल की लकड़ी की कुर्सी पर हल्के से वार के साथ तानजेन ये देखकर चौंक गया कि भारी लकड़ी की कुर्सी वास्तव में तलवार से आधी कट गई थी। दरअसल उसने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन छोटी तलवार में ही इतनी ताकत थी कि कुर्सी टोफू जैसी मुलायम हो गई।
डॉट या शायद यह एक अदृश्य तेज आभा उत्सर्जित कर सकता है, और यह इस आभा के कारण था कि कुर्सी आसानी से कटकर खुल गई थी। चाहे कोई विशेष कारण हो, उसने एक खजाना उठाया था। ऐसे दिव्य हथियार से ज़ोंबी राक्षस को रबर की तरह काटना क्या आसान और मजेदार नहीं होगा। थोड़ी देर तक छोटी तलवार से खेलने के बाद तान जेन, जो अभी भी संतुष्ट नहीं था, ने अपनी निगाहें घुमाई और काले वस्त्र की ओर देखा। वास्तव में ये पोशाक कोई लबादा नहीं था, बल्कि चमड़े के कवच और लबादे के संयोजन के समान एक पोशाक थी। ये बेहद आरामदायक, हल्का और चिकना महसूस हुआ, मानो कोई कोमल त्वचा को छू रहा हो। तान जेन ने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और इसे ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि काले मुलायम कपड़े में अनगिनत पैटर्न छिपे हुए प्रतीत होते थे। वे रून्स या पैटर्न के कुछ अजीब संयोजन प्रतीत होते थे। संक्षेप में, वे रहस्यमय लग रहे थे। इस वस्त्र को अपने हाथ में पकड़कर तान जेन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस कपड़े में कोई रहस्यमय शक्ति प्रवाहित हो रही है। इसके बारे में सोचने के बाद तान जेन ने तेज बैंगनी छोटी तलवार निकाली और काले बागे के कोने को काट दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि टोफू की तरह लकड़ी काटने वाली तेज छोटी तलवार वास्तव में काले बागे के कपड़े को काटने में विफल रही। उसी समय तेज तर्रार तान जेन ने यह भी देखा कि जब छोटी तलवार उसके कपड़ों पर वार करती थी, तो काले कपड़े में पैटर्न टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता था। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश की एक धुंधली झिल्ली छोटी तलवार के तेज ब्लेड को रोक रही है। उसने फिर से छोटी तलवार से काले लबादे पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी सुरक्षित थी। तान जेन इस बार वास्तव में चौंक गया था। इस काले वस्त्र की रक्षा बहुत मजबूत थी। काले वस्त्र को सावधानीपूर्वक हटाने के बाद तान जेन ने अंदर काले चमड़े के कवच की जांच की और अनुमान लगाया कि क्या इसमें भी भयानक सुरक्षा है। यह अज्ञात था कि काले चमड़े का कवच किस प्रकार की जानवर की खाल से बना था, लेकिन ये छूने में भी बेहद आरामदायक था। यहाँ तक कि सतह पर पैटर्न भी उकेरे हुए थे, और इसका स्वरूप अद्वितीय और सुंदर था। चमड़े के कवच की दोनों कोहनियों पर 4 काले धातु के कलाई गार्ड थे जो एक साथ बंधे हुए थे। तान जेन, जो प्रत्याशा से भरा था, इस बार निराश था, क्योंकि बैंगनी छोटी तलवार के सामने काला कवच वास्तव में बेहद कमजोर था। उसने आसानी से उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। तान जेन थोड़ा निराश था, लेकिन इस चमड़े के कवच के अच्छे डिजाइन को देखते हुए, ये महंगा होना चाहिए। वह इसे पहन सकता था और दिखावा कर सकता था। ये सोचते हुए तान जेन ने चमड़े का कवच पहन लिया। यह उन पर काफी फिट बैठता था, जिससे वह बहुत शक्तिशाली और दबंग दिखते थे। तान जेन दर्पण के सामने आई और कुछ पोज बनाए। उसने गलती से धातु कलाई गार्ड पर एक उभार को छू लिया। यह एक राक्षस की आंख थी। झटका! एक तेज आवाज के बाद तान जेन ने कलाई गार्ड से एक काली रोशनी को उड़ते हुए देखा, जिससे तुरंत उसके सामने दर्पण में एक छोटा सा छेद हो गया। दर्पण के पीछे की दीवार पर एक ब्लैक होल भी दिखाई दिया। जब वह देखने के लिए नीचे झुका तो वह सचमुच दीवार में घुस गया। तान जेन इस अचानक स्थिति से सदमे में थी। उसने अचंभित होकर दीवार के छोटे से छेद को देखा और फिर चमड़े के कवच पर लगे कलाई गार्ड की ओर देखा। तभी उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि इस बक्से में कोई भी वस्तु साधारण नहीं थी। डॉट संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 32 डॉट C32 डॉट ब्लैक रॉक सिटी सैनिक भेज रहा है। इसका एहसास होने के बाद तान जेन का इन वस्तुओं के प्रति रवैया तुरंत बदल गया और वह गंभीर हो गया। उन्होंने इस चमड़े के कवच का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाए। लगभग 3 घंटे के बाद आखिरकार उसे इस चमड़े के कवच की विचित्रता समझ में आई। ये कहना पड़ा कि काले चमड़े का कवच एक खजाना था जो बैंगनी छोटी तलवार से कमतर नहीं था। इसकी अपनी रक्षा बहुत सामान्य थी, सामान्य चमड़े के कवच से थोड़ी ही बेहतर थी। जादुई चीज थी इसके 2 कलाई गार्ड। उनके बाएं हाथ पर कलाई गार्ड पर एक तंत्र था। जब तक वह तंत्र पर जोर से दबाता, एक काली स्टील की गोली निकल जाती। स्टील की यह गोली तर्जनी उंगली जितनी लंबी थी और इसकी भेदन क्षमता बेहद चौंकाने वाली थी। कलाई गार्ड में 5 स्टील के सुआ छुपे हुए थे। उन्हें पुनः प्राप्त करने के बाद इसे दबाया जा सकता है और फिर से उपयोग किया जा सकता है। वह वास्तव में इतने पतले कलाई गार्ड में 5 जीवन घातक स्टील के सुए छिपा सकता था। तान जेन देखना चाहता था कि कौन सा तंत्र इतना प्रभावशाली और उत्तम है। दुर्भाग्य से कलाई गार्ड बिना किसी रुकावट के बनाया गया था और वह इसे बिल्कुल भी नष्ट नहीं कर सका। दूसरा कलाई रक्षक छिपी हुई तलवार को बाहर निकाल सकता है। ये बहुत तेज भी था। हालांकि इसकी तुलना बैंगनी छोटी तलवार से नहीं की जा सकती, फिर भी इसमें आश्चर्य का तत्व मौजूद था। सच कहें तो इस कलाई गार्ड में छिपा हुआ हथियार वास्तव में बहुत घातक था और इसमें छिपने का लाभ भी था। हालांकि तान जेन के लिए, जिसके पास भंडारण स्थान था, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक तान जेन इच्छुक था, वह किसी भी समय अपने भंडारण स्थान से कुछ भी निकाल सकता था। ये कलाई के पेहरे में लगे हथियार की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक और गुप्त था। एकमात्र चीज जो उसे खुश करती थी वह ये थी कि यदि दोनों कलाई रक्षक एक दूसरे को छूते तो वे एक जादुई बढ़ती शक्ति उत्पन्न करते। इस शक्ति ने उसे एक जादुई एहसास दिया जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह बाबील की तरह हल्का हो। ऐसा लग रहा था मानो उसका वजन 2/3 कम हो गया हो।
ये पता चला कि तानजेन मतिभ्रम नहीं कर रहा था। इस शक्ति को सक्रिय करने के बाद उसने धीरे से छलांग लगाकर छत को लगभग तोड़ दिया। ये कमरा 3 मीटर से अधिक ऊंचा था, लेकिन तानजेन का सिर फिर भी उससे टकराया। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तानजेन ने धीरे से छलांग लगाई और वास्तव में लगभग 2 मीटर ऊंचा उठ गया। यदि वह अपनी दूसरे स्तर की अत्यधिक ताकत के साथ फिर से उभर आया, तो तानजेन शायद तीसरी मंजिल पर बालकनी में आसानी से कूदने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से ये क्षणभंगुर एहसास केवल 1 मिनट तक ही रह सका। अगर वह इसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहे तो उसे कम से कम 3 घंटे इंतजार करना होगा। हालांकि इस शक्ति के उपयोग की एक समय सीमा थी, फिर भी यह एक दुर्लभ खजाना था। वर्तमान तानजेन ताकत और गति दोनों में आम लोगों से कहीं आगे निकल गया। अब जब वह इस नींव पर ऊंची और आगे छलांग लगा सकता था, तो स्वाभाविक रूप से वह इससे बहुत खुश था। उस स्थिति में ये चमड़े का कवच और लबादा वैकल्पिक दुनिया में उसका युद्ध सूट होगा। तभी इन वस्तुओं का भरपूर उपयोग हो सकेगा। बक्से में चमड़े के कागज के कुछ रोल भी थे। वे ऐसे शब्दों और पैटर्न से भरे हुए थे जो तानजेन को नहीं पता था। तानजेन ने कुछ देर तक उनका अध्ययन किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उन्हें एक तरफ रख दिया। जब उसने अंगूठी जितनी मोटाई वाली कांच की बोतल उठाई, तानजेन को अपनी कलाई डूबती हुई महसूस हुई। पता चला कि इस कांच की बोतल का वजन बेहद चौंकाने वाला था। तानजेन ने इसे अपने हाथ से हिलाया। ये लगभग 2 या 3 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया गया था। ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन बहुत भारी थी। अंदर जरूर कोई रहस्य होगा। तानजेन ने कांच की बोतल में काले तरल को विचारशील भाव से देखा। तानजेन यह नहीं बता सका कि क्या बचा था, इसलिए उसने उन्हें एक एक करके ध्यान से देखना बंद कर दिया और उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। जब भविष्य में उनका सामना ऐसे लोगों से होता था जो उनकी सामग्री के बारे में जानते थे, तो वह उनसे उनका मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए कहते थे। ये सब करने के बाद तानजेन चुपचाप घर पर बैठ गई और सिस्टम के पुनः आरंभ होने का इंतजार करने लगी। हालांकि इससे पहले दीवार कूदकर घर में वापस आने से पहले उसने आंगन के बाहर का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। इस तरह वह ये भ्रम पैदा कर सकता था कि वह घर पर नहीं है। वह नहीं चाहता था कि जब वह घर पर इंतजार कर रहा था तो पानी के मीटर की जांच करने आई पुलिस उसे रोके। विश्व निर्माण पथिक नगर में कियान लान गुफा के बाहर से अंदर चला गया। बिग बियर को छोटी लड़की के साथ खेलते हुए देखने के बाद उन्होंने मुरोंग जियान से कहा, कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन भाई टैंग की अभी भी कोई खबर नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मुरोंग जियान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या उसने हमसे यही इंतजार करने को नहीं कहा? फिर हम चुपचाप इंतजार करेंगे। कियान लोंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बैठ गया। भाई टैंग बहुत सक्षम व्यक्ति हैं जो इतनी सारी अच्छी चीजें प्राप्त करने में सक्षम हैं। सच कहूं तो भाई टैंग से मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ है जैसे मैं किसी टाइकून से मिला हूं और हर दिन अच्छा खा रहा हूं। ये सुनकर मुरोंग जियान मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उसकी आभा बहुत खास है। वह बिल्कुल भी अन्य घुंकड़ों जैसा नहीं है। मुझे बताओ, भाई टैंग वास्तव में कौन है? मुझे नहीं पता। मैं वास्तव में आपसे भी अधिक उत्सुक हूँ। जैसे ही वे दोनों बातें कर रहे थे, अचानक बाहर से शोर की आवाज आई। कियान लोंग ने भौहें चढ़ा दी और देखने के लिए जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद कियान लोंग ठंडे भाव के साथ दौड़कर आया और मुरोंग जियान से कहा, स्थिति थोड़ी खराब है। मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक काली जंगली इमारत दिखाई देती है और वहाँ कई शक्तिशाली संरक्षक राक्षस हैं। L1 लेगून ने नवंबर यूरो पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। हालांकि किसी कारण से हजारों राक्षस अचानक जंगली इमारत की सुरक्षात्मक सीमा से बाहर भाग गए। रास्ते में उन्होंने हर जगह राक्षसों और भटकने वालों को पकड़ लिया। अब ये जंगली राक्षस घुमंतू शहर की ओर भाग रहे हैं। अनुभव के अनुसार कियान लांग बता सकता है कि इस बार राक्षस बहुत आक्रामक थे। यही स्थिति रही तो शायद घुमक्कड़ी नगर टिक नहीं पाएगा। एक बार जब राक्षस टूट पड़े तो वे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को जाने नहीं देंगे। इस तरह मुरोंग जियान और अन्य लोग खतरे में पड़ जाएंगे। कियान लोंग की राय में मुरोंग जियान भाई तांग की महिला थी। चूंकि भाई टैंग यहाँ नहीं थे, इसलिए उन पर अपने भाई की महिला की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। इसलिए कियान लोंग ने मुरोंग जियान को सुझाव दिया कि वे तुरंत चले जाएं। लेकिन विशाल जंगल में वे कहाँ छिप सकते थे? हर कोई एक पल के लिए थोड़ा चिंतित हो गया क्योंकि वे जवाबी उपायों के बारे में सोचते रहे। हालांकि सभी की चिंता अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि जल्द ही खबर आई और यह अच्छी खबर थी। अचानक हुए राक्षस दंगे से निपटने के लिए ब्लैक रॉक सिटी ने राक्षसों को खत्म करने के लिए एक विशिष्ट कृषक दल को जंगल में भेजा। वे निश्चित रूप से उन्हें ब्लैक रॉक सिटी द्वारा नियंत्रित सीमा में जो कुछ भी करना चाहते थे, करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उसी समय ब्लैक रॉक सिटी ने एक इनाम जारी किया। जब तक कोई संबंधित स्तर के ज़ोंबी राक्षस को मारता है, तब तक वे संबंधित इनाम के लिए विनिमय कर सकते हैं, जब तक कि वे उस पर दावा करने के लिए राक्षस के विशिष्ट अंग लाते हैं। ब्लैक रॉक सिटी द्वारा दिए गए पुरस्कार बहुत समृद्ध थे। लेवल 2 राक्षस को मारने के बाद उसके सिर पर मन का उस व्यक्ति का होगा जिसने उसे मारा था।
इसके अलावा इस व्यक्ति को ब्लैक रॉक सिटी के मिशन वितरण बिंदु पर लेवल 2 बी के बराबर इनाम भी मिल सकता है। ये दोगुना लाभ प्राप्त करने के बराबर था। जब ज़ोंबी राक्षसों को एक निश्चित सीमा तक साफ कर दिया गया, तो ब्लैक रॉक सिटी ने उस जंगली इमारत को साफ करने और आपदा से पूरी तरह निपटने के लिए उच्च स्तरीय कृषक भेजे। जैसे ही यह खबर बाहर आई, ब्लैक रॉक सिटी से घोषणा सुनकर मूल रूप से घबराए हुए पथिक तुरंत शांत हो गए। हालांकि वे नहीं जानते थे कि आमतौर पर ऊंचा और शक्तिशाली ब्लैक रॉक सिटी इस बार इतना असामान्य क्यों था, और उन्होंने वास्तव में राक्षसों को साफ करने के लिए सेना भेजने की पहल की। यह एक अच्छी बात थी, चाहे कुछ भी हो। इतना ही नहीं, पथिकों ने ज़ोंबी राक्षसों का शिकार करने के लिए टीम बनाने की भी योजना बनाई। आखिरकार दोगुनी आय होना तो पहले से ही बहुत अच्छा था। पथिक बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक रॉक सिटी के आदेश के कारण संकट गायब हो गया है। इससे पता चलता है कि ब्लैक रॉक सिटी इस क्षेत्र में कितनी प्रसिद्ध है। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 33। C33। ऐप स्टोर में उन्नत तकनीक। आखिरकार ब्लैक रॉक सिटी एक शक्तिशाली गुट था। ये स्वाभाविक रूप से वही करेगा जो इसने कहा है। अगली सुबह ब्लैक रॉक सिटी का द्वार खुला और कृषक दल पथिकों के सामने प्रकट हुए। ये पहली बार था जब घुमक्ड़ों ने ब्लैक रॉक सिटी की सशस्त्र सेनाओं को बड़े पैमाने पर लामबंद होते देखा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से देखने आए। ब्लैक रॉक सिटी की कल्टीवेटर टीम के सदस्य काले मानक चमड़े के कवच पहने हुए थे और एकीकृत तलवारों और हथियारों का उपयोग कर रहे थे। वे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े और उन्हें टीमों में बांट दिया गया, जो बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। उनकी आभा बढ़ गई। कभी कभार जब उनकी नजर आसपास घूमने वालों पर पड़ती तो वे सभी घृणा और तिरस्कार से भर जाते। ब्लैक रॉक सिटी के निवासियों के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से इन भटकने वालों का तिरस्कार करने का अधिकार था। इस बार ब्लैक रॉक सिटी ने 500 कृषकों से बनी 100 टीमें भेजी। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य शामिल थे और वे सभी लेवल 2 से ऊपर के थे। पथिक अन्वेषण दल के सहयोग से जैसे ही वे राक्षसों के संपर्क में आए, उन्होंने जल्दी और प्रभावी ढंग से राक्षस के उत्पात को रोक दिया और जंगली इमारत की एक निश्चित सीमा के भीतर इसे नियंत्रित कर लिया। हालांकि इस अवधि के दौरान ज़ोंबी राक्षसों द्वारा कम से कम 1000 भटकने वालों का अपहरण कर लिया गया था। यह अज्ञात था कि वे मृत थे या जीवित थे। उनके लड़ते ही लग रहा था कि लड़ाई कठिन होने वाली है। अगली शाम एक और खबर आई। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक रॉक सिटी टीम और वांड्रा एक्सप्लोरेशन टीम को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़ी संख्या में ज़ोंबी राक्षस अचानक उस जंगली इमारत से बाहर निकल आए। उनमें कई लंबे और शक्तिशाली राक्षस थे, और यहाँ तक कि घुड़सवार सेना पर सवार राक्षस भी थे। जिन राक्षसों की ताकत बहुत बढ़ गई थी, उन्होंने पलटवार किया, जिससे ब्लैक रॉक सिटी के किसानों और घुमक्कड़ अन्वेषण टीमों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही यह बात फैली, कुछ लोगों को एहसास हुआ कि यह जंगली इमारत शायद साधारण नहीं है, क्योंकि वे ज़ोंबी राक्षस सामान्य राक्षसों से अलग लग रहे थे। तीसरे दिन की सुबह ये कहा गया कि ब्लैक रॉक सिटी ने युद्ध की निगरानी के लिए एक बुजुर्ग को भेजा था। इस बुजुर्ग की साधना लेवल 5 के शिखर पर पहुंच गई थी। वह लेवल 6 बनने और रहस्यमय शक्ति पर महारत हासिल करने से केवल एक कदम दूर था। राक्षस के साथ लड़ाई के दौरान वह बुजुर्ग एक बार जंगली इमारत में घुस गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद उसे खून की उल्टी हुई और वह बाहर भाग गया। देखने वालों के मुताबिक खून उगलने वाले इस बुजुर्ग के चेहरे पर बेहद डरे हुए चेहरे थे। वह बिना कुछ कहे ब्लैक रॉक सिटी वापस चला गया। 2 घंटे बाद ब्लैक रॉक सिटी के कई दूत अपने घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से चले गए। उन्होंने जो दिशा चुनी वह वास्तव में 100 मील के भीतर अन्य इमारतों की दिशा थी। ब्लैक रॉक सिटी की कार्रवाई ने तुरंत आसपास के विभिन्न गुटों के अनुमानों को तेज कर दिया। जो लोग इस जंगल में एक गुट बना सकते थे वे सभी मजबूत मार्शल ताकत और उत्कृष्ट बुद्धि वाले लोग थे। ब्लैक रॉक सिटी के असामान्य व्यवहार से उन्हें खतरे का आभास होने लगा। लेकिन इससे पहले उन्हें अभी भी इंतजार करना होगा और देखना होगा। मूल दुनिया में तानजेन के घर में 3 दिनों तक घर पर आराम करने के बाद तानजेन ने आखिरकार पूरी तरह से आराम कर लिया। इस वक्त वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और बोरियत में अपने आईफोन से खेल रहा था। करने के लिए कुछ न होने की अचानक भावना ने तानजेन को बहुत असहज कर दिया, इसलिए उसने जल्द से जल्द करने के लिए कुछ खोजने की पूरी कोशिश की। उसने अभी अभी इंटरनेट पर ऑर्डर दिया था और कुछ भारी क्रॉसबो खरीदे थे। बीते दिनों की संख्या गिनने के बाद तानजेन को लगा कि सेल फोन अपग्रेड जल्द ही खत्म हो जाना चाहिए। वह अभी भी इस बात का इंतजार कर रहा था कि उन्नत सेल फोन पर कौन से नए फंक्शन दिखाई देंगे। वह सेल फोन जो अगोचर लगता था, पहले से ही उसका शक्तिशाली उपकरण बन गया था। प्रतीक्षा प्रक्रिया अत्यंत धीमी प्रतीत हो रही थी। कई घंटों के बाद तानजेन का सेल फोन अचानक थोड़ा कंपन हुआ। फिर सेल फोन की स्क्रीन तेजी से चमक उठी। सेल फोन बहुत जल्दी सक्रिय हो गया। केवल 3 सेकंड में तानजेन ने एक नया इंटरफेस और शब्दों का एक सेट देखा। तानजेन ने शाप देने से पहले केवल परिचय पर एक नजर डाली। क्या बकवास है। सेल फोन प्रणाली को उन्नत किया गया है। इसके प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। यह एक ही समय में 10 एप्लीकेशन चला सकता है।
एप्लीकेशन स्टोर को अपग्रेड किया गया है और कई नए एप्लीकेशन जोड़े गए हैं। इस उन्नयन में 10 लाख सोने के सिक्के खर्च हुए। ये स्वचालित रूप से काट लिया गया है। जिन 10 लाख सोने के सिक्कों को पाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, उनमें से आधे से अधिक वास्तव में सीधे काट लिए गए थे। वह बस चकित था। क्या उन्होंने उनसे अनुमति मांगी थी? वे उसके लिए निर्णय कैसे ले सकते हैं? तान जेन रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं थे। वह इस उदास भावना को केवल अपनी आंखों में आंसुओं के साथ पी सकता था। साथ ही उन्होंने खुद को सांत्वना दी कि अभी भी 900,000 से अधिक लोग बचे हैं। ये फिर भी छोटी रकम नहीं थी। एप्लीकेशन स्टोर को अपग्रेड कर दिया गया है। कृपया इसे स्वयं जांचें। हाँ, बिल्कुल, वह जानता था कि बिना बताए ही मामला बढ़ा दिया गया है। तान जेन ने उदास भाव से शिकायत की। उसने एप्लीकेशन स्टोर खोला और करीब से देखा। फिर उसकी आंखें चमक उठी। उन्नत एप्लीकेशन स्टोर और अधिक ताज़ा हो गया। अनुप्रयोगों की श्रेणियां अब सुपर टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, जीवन, युद्ध समर्थन और काल्पनिक गुप्त कौशल थीं। प्रोजेक्शन, क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन और अन्य एप्लीकेशन जो पहले डाउनलोड किए गए थे, उन्हें प्रौद्योगिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। साथ ही ऐसे कई तकनीकी अनुप्रयोग भी थे जिनकी पुरजोर अनुशंसा की गई थी। डॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम, विनाश त्रिज्या 1 किलोमीटर, डाउनलोड कीमत 10,000 सोने के सिक्के। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन क्लोन, अधिकतम 5 प्रोजेक्शन क्लोन बना सकता है। यह अति यथार्थवादी है। डाउनलोड कीमत 20,000 सोने के सिक्के है। परिवर्तन प्लगइन आपके सेल फोन को घड़ियों और कॉलर जैसी वस्तुओं में अपना स्वरूप बदलने में मदद कर सकता है, जिससे इसे ले जाना और छिपाना सुविधाजनक हो जाता है। डाउनलोड कीमत 1,000 सोने के सिक्के है। मॉन्स्टर डिटेक्शन कॉम्प्रिहेंसिव प्लगइन, इंफ्रारेड नाइट विजन, एक्स-रे विजन, गंध, ध्वनि तरंगे, हाई स्पीड कैमरा कैप्चर और दर्जनों अन्य सुपर अद्भुत कार्यों का संयोजन। 200,000 सोने के सिक्कों का प्रोमोशनल डाउनलोड मूल्य। सुपर इलेक्ट्रिक शॉक, दूर से 1 लाख वोल्ट उच्च वोल्टेज विद्युत प्रवाह छोड़ सकता है। 3 मीटर की प्रभावी दूरी। डाउनलोड मूल्य 100,000 सोने के सिक्के। ऑल पर्पस ड्राइविंग असिस्ट डिवाइस, इसके साथ आप एक अंतरिक्ष यान भी चला सकते हैं। डाउनलोड मूल्य 50,000 सोने के सिक्के हैं। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग N0V3L B11N के माध्यम से हुई। अल्पविराम, टैन जेन ने इन ऐप्स पर एक त्वरित नजर डाली। ये कहना होगा कि अंदर के कई ऐप्स ने उसे पहले ही लुभा लिया था। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और सेल फोन ट्रांसफॉर्मेशन प्लग इन और मॉन्स्टर डिटेक्शन प्लग इन खरीदा। सोने के सिक्कों की कीमत तुरंत 201,000 कम कर दी गई। हालांकि तान जेन का दिल विशेष रूप से नहीं दुखा क्योंकि ये दो चीजें इसके लायक थीं। मनोरंजन के कई विकल्प भी थे, लेकिन तान जेन ने इसमें कीमती सोने के सिक्के निवेश करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उन्होंने परिचय पर केवल कुछ जल्दबाजी दिखाई। वॉर ऑप्शन ने कई बेहद शक्तिशाली एप्लीकेशन को भी अपडेट किया था। अतीत में तान जेन गरीब थी और केवल मनोरंजन के लिए इसे देख सकती थी। अब यह अलग था। उसके पास पैसा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसे अच्छे से खर्च करना था। मैग्नीशियम विस्फोट, दो पदार्थों के जलने से उत्पन्न तेज रोशनी का अनुकरण। ये प्रतिद्वंद्वी को तुरंत अंधा कर सकता है। इसका उपयोग करते समय आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। डाउनलोड कीमत 3,000 सोने के सिक्के है। ऑल पर्पस डेटा बैटल इंटरफेस, युद्ध में आवश्यक व्यापक जानकारी शामिल है। साथ ही यह अन्य एप्लीकेशन और प्लगइन के साथ संगत है। यह उपयोगकर्ता के विभिन्न भौतिक सूचकांक, हथियार सूचकांक, हमले से क्षति सूचकांक, दुश्मन डेटा इत्यादि प्रदर्शित कर सकता है। डाउनलोड कीमत 200,000 सोने के सिक्के है। एडजस्टेबल न्यूरल ऑर्गन इंफ्रासोनिक जेनरेटर, विभिन्न लक्ष्यों के अनुरूप चुनने के लिए 2 मोड हैं। उपयोग करने पर यह उपयोगकर्ता की सुरक्षा कर सकता है। डाउनलोड कीमत 100,000 सोने के सिक्के है। लघु मृत्यु किरण, कुशल, हल्की और आश्चर्यजनक घातकता। ये लंबी दूरी के हमलों को अंजाम दे सकता है। डाउनलोड कीमत 100,000 सोने के सिक्के है। सुपर टेलीस्कोप, 100 किलोमीटर दूर की बाहरी वस्तुओं को पहचान सकता है। छवि गुणवत्ता स्पष्ट है। इसमें माउथ टाइप रेजोल्यूशन और लेजर इवज़ड्रॉपिंग प्लगइन शामिल है। ऑडियो भी उपलब्ध है। डाउनलोड कीमत 5,000 सोने के सिक्के। रेडियो वेव इंटरसेप्टर, हवा में रेडियो तरंगों को स्वचालित रूप से खोज और रोक सकता है। स्वचालित डिक्रिप्शन, स्वचालित लॉक। डाउनलोड कीमत 1,000 सोने के सिक्के। अल्पविराम, तान जेन ने युद्ध श्रेणी में उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे अनुप्रयोगों को देखा और लार टपका दी। लंबे समय तक इस पर विचार करने के बाद टैन जेन ने ऑल पर्पस डेटा बैटल इंटरफेस, एडजस्टेबल न्यूरल ऑर्गन इंफ्रासोनिक जेनरेटर, मैग्नीशियम एक्सप्लोजन और ऑल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक टूल बैग नामक एक छोटा एप्लीकेशन चुना। इसमें वायरलेस क्रैकिंग पासवर्ड, वायरलेस स्टोरेज डेटा, 100 बड़े स्टोरेज स्पेस और कई अन्य फंक्शन शामिल थे। तान जेन ने युद्ध अनुप्रयोगों पर 200,000 से अधिक सोने के सिक्के खर्च किए। इस तरह तान जेन के पास केवल 500,000 सोने के सिक्के बचे थे। टैन जेन ने फैंटेसी गुप्त कौशल श्रेणी के एप्लीकेशन पर अपनी नजर डाली, जिसमें भंडारण स्थान के लिए एप्लीकेशन विकल्प शामिल थे। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 34 डॉट सी 34 डॉट लोगों को डराने के लिए भूत बनने का नाटक। काल्पनिक गुप्त कौशल के कई प्रतीत होने वाले डरावने अनुप्रयोग थे। स्पिरिट बॉडी सर्चिंग मशीन सेटिंग्स की सीमा में स्पिरिट बॉडी को स्कैन कर सकती है और स्पिरिट बॉडी की ऊर्जा की ताकत और स्पिरिट बॉडी के प्रकार का संकेत दे सकती है। लागत 20,000 सोने के सिक्के। रहस्यमय टेक्स्ट क्रैकर रहस्यमय ऊर्जा प्रणाली से संबंधित किसी भी पाठ को स्वचालित रूप से क्रैक कर सकता है और अर्थ का विश्लेषण कर सकता है। इसे ऐसे शब्दों में अनुवादित कर सकता है जिन्हें उपयोगकर्ता पहचान सकता है। खजाना मानचित्र सूचकांक संभावित स्थान पर्यावरण प्रभाव उपयोग और भंडारण विधि सहित 880,000 प्राकृतिक खजानों की चित्रपाट जानकारी शामिल है। डाउनलोड कीमत 50,000 सोने के सिक्के है। सामान्य जादुई सारणी परिचय जादुई सारणी का सामान्य ज्ञान सरल सारणी का सिद्धांत और निर्माण प्रवेश स्तर का ज्ञान डाउनलोड मूल्य 100,000 सोने के सिक्के। एलिमेंटल शील्ड जनरेटर विभिन्न प्रकार की ढाल बनाने के लिए स्थानिक मुक्त मौलिक ऊर्जा जुटा सकता है। रक्षा शक्ति को आउटपुट रेंज के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। डाउनलोड कीमत 450,000 सोने के सिक्के है। तानजेन ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। वह यहाँ हर ऐप डाउनलोड करना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद तानजेन ने आखिरकार लघु भंडारण स्थान को लेवल 1 भंडारण स्थान में अपग्रेड करने के लिए 500,000 युआन खर्च किए। स्तर 1 भंडारण स्थान 5 घन मीटर है। आंतरिक स्थान का आकार समायोजित किया जा सकता है। डाउनलोड मूल्य 500,000 सोने के सिक्के। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग N0V3L B11N के माध्यम से हुई। भंडारण स्थान को उन्नत करने के बाद तानजेन के 950,000 सोने के सिक्के मूल रूप से खर्च हो गए। तानजेन इस बारे में बहुत खुले विचारों वाले थे। आखिरकार उसने एक बार पैसे की कमी का दर्द झेला था, इसलिए उसके पास पैसे के लिए प्यार और नफरत दोनों का तर्कसंगत रवैया था। वह सब कुछ खर्च करने के बाद इससे अधिक कमा सकता था। उसने ज़ोंबी लॉर्ड से कई अच्छी चीजें प्राप्त की थीं। इसके अलावा उन्होंने एप्लीकेशन स्टोर से कई उन्नत प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे। तानजेन की वर्तमान युद्ध शक्ति को चार्ट से बाहर कहा जा सकता है। हालांकि जब उसने सोचा कि वापस टेलीपोर्ट करने और उसके क्रोध को सहन करने के बाद उसे सीधे उस भयानक ज़ोंबी लॉर्ड का सामना कैसे करना होगा, तानजेन की ऊंची आकांक्षाएं जो अभी अभी उठी थी मुरझा गईं। नहीं, उसे कोई रास्ता सोचना होगा। लेकिन जब उसने प्रभु स्तर के राक्षस की भयानक ताकत के बारे में सोचा तो तानजेन ने सिरदर्द से अपना सिर रगड़ लिया। जैसे ही तानजेन चिंतित महसूस कर रहा था, उसकी सुपर हियरिंग ने अचानक उसे अपने दरवाजे पर खड़े किसी को धीरे से बात करते हुए सुना। ध्यान से सुनने पर पता चला कि बातचीत का विषय वास्तव में उसी के बारे में था। क्या ये यहाँ है? ये सही है बॉस, यह उसका घर है। ठीक है, दरवाजा बंद है। हो सकता है कि वह यहाँ ना हो या फिर अंदर छिपा हो। लिटिल वू देखने के लिए लिटिल वान के साथ कूदें। बिल्कुल नहीं, कैप्टन सन। ये दीवार कांच की कीलों से भरी हुई है। हमें इस पर कैसे छलांग लगानी चाहिए? बकवास बंद करो। इस कुशन को लगाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। जल्दी करो और काम करो। दूसरे पक्ष की बातचीत की सामग्री का विश्लेषण करते हुए तानजेन व्यंग्य करने से खुद को नहीं रोक सकी। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष पहले से ही उसकी तलाश में आ चुका था। उसने किसी को उकसाया नहीं, बल्कि दूसरे लोग उसे उकसाने आए। अंत में वह वही था जो बदकिस्मत था। यदि उसे अतीत में ऐसी किसी चीज का सामना करना पड़ा था तो तानजेन निश्चित रूप से गुस्से में आगे आएगा और स्पष्टीकरण की मांग करेगा। हालांकि वर्तमान तानजेन पहले से अलग था। वह ऐसी बातों से परेशान नहीं हो सकते थे। धीरे से बाहर निकलने और दरवाजा बंद करने के बाद तानजेन ने क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन को सक्रिय कर दिया। उसने चुपचाप दीवार के पास एक जगह ढूंढ ली और वहीं खड़ा होकर दीवार की ओर ऐसे घूरने लगा जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। जल्द ही लाल ईंट की दीवार पर एक छोटे बालों वाले युवक ने अपना सिर बाहर निकाला। आंगन की स्थिति पर नजर डालने के बाद वह दीवार पर चढ़ गया और नीचे कूदने के लिए तैयार हो गया। तानजेन को अचानक चंचल होने का मन हुआ। उसने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष कहाँ उतरेगा और उसने तुरंत जमा हुए वर्षा जल से भरी एक बाल्टी उठाए और उसे वहां ले गया। अयो, ये क्या बकवास है? हवा में उड़ता युवक असहाय होकर देखता रहा कि अचानक बाल्टी सामने आ गई और वह उस पर बैठ गया। क्या गलत? जैसे ही युवक चिल्लाया, 2 और आदमी तुरंत दीवार से कूद पड़े। उन्होंने घबराकर आंगन की स्थिति पर नजर डाली। उनमें से एक के हाथ में असल में पिस्तौल थी। हालांकि जब उन्होंने आंगन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो वृद्ध व्यक्ति शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। मैं कहता हूँ, तुम कुछ भी ठीक से क्यों नहीं कर पाते? दीवार फांदकर आप बाल्टी में गिरने में कैसे सफल हो गए? इसके अलावा आप ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे आप एक सुअर का वध किया जा रहा हो। मुझे लगा कि तुम्हें चाकू मार दिया गया है। दूसरा युवक हंसे बिना नहीं रह सका। उसने उस युवक की ओर इशारा किया जो आंगन में अपने नितंब ढंक रहा था और पूरा भीगा हुआ था। वह हंसे और बोले, हाँ हाँ, तुम्हें पूरे दिन झटके मारने का यही फल मिलता है। अब आपकी नजर कमजोर हो गई है। इतनी बड़ी खाली जगह में आप वास्तव में एक बाल्टी पर गिरने में कामयाब रहे।
तुम बहुत अंधे हो। उसके बट को पकड़ने वाले युवक की अभिव्यक्ति कटु थी। उसने मन ही मन सोचा कि अभी जब वह नीचे कूदा तो उसे बाल्टी दिखी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अचानक ये बाल्टी सामने आ गई। क्या बकवास है। वृद्ध कैप्टन सन भी थोड़ा अवाक रह गए जब उन्होंने दो नए बच्चों को देखा। उसने हल्के से खांसा और दरवाजे की ओर इशारा किया। ठीक है लिटिल वू, जल्दी करो और देखने के लिए कमरे में प्रवेश करो। लिटिल वांग, तुम भी अंदर जाओ। लिटिल वांग नामक युवक सहमत हो गया। वह मुस्कुराते हुए दीवार पर चढ़ गया और नीचे कूद गया। हालांकि लिटिल वैंग के उतरने से पहले कैप्टन सन और लिटिल वू ने फटने की आवाज सुनी। वे तीनों एक ही समय में स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने लिटिल वू को देखा जो अपने बट को ढक रहा था, पीछे मुड़ा और भ्रमित लिटिल वांग को अचंभित होकर देखा। फिर वह जोर से हंसा और लिटिल वांग की ओर इशारा किया। हाँ, तुम मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन अब तुम्हें देखो, मैं तुम्हारे फूल पैटर्न वाले मुक्केबाज सब उजागर हो गए हैं। हाँ, अंत में लिटिल वू हंसते हुए लगभग जमीन पर लौट गया। कैप्टन सन अवाक रह गए। छोटा वांग, जिसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की, नीचे देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसकी पैंट पहले ही पूरी तरह से फट चुकी थी और सामने आया छोटा अंडव्य बेहद मनमोहक लग रहा था। अरे, ये बहुत अपमानजनक है। छोटा वांग मन ही मन विलाप कर रहा था। लानत है, ये कैसे हुआ? वह तो बस एक नीची दीवार से कूद रहा था, आखिर उसने अपनी पैंट क्यों फाड़ दी? उसने जल्दी से अपनी पैंट कस ली और कैप्टन सन और लिटिल वू की ओर देखा, जो पहले से ही हंस रहे थे। लिटिल वांग की पैंट फटने के दोषी के रूप में तांग जेन को भी अपनी हंसी रोकने में कठिनाई हो रही थी। कैप्टन सन थोड़ा असहाय थे। वह केवल अपने आप में ही कूद सकता था। तुम दोनों को देखो, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जब आप वापस जाएं तो अच्छी तरह से प्रशिक्षण लें। इतने बड़े हंगामे से तो मुर्दे भी जाग जाएंगे। यदि संदिग्ध के पास हथियार है और वह विरोध करने की कोशिश करता है, तो आपको नुकसान होगा। जैसे ही कैप्टन सन ने व्याख्यान दिया, वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उसकी उंगली ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अचानक बिजली की तरह उसके चेहरे की ओर उछला। कैप्टन सन हैरान रह गए। पुलिस जगत में अपने कई वर्षों से प्रशिक्षित चपलता के साथ उन्होंने मुश्किल से दरवाजे को चकमा दिया और सजगता से अपनी पिस्तौल निकाल ली। अंदर कौन है? सुनो, मैं। इससे पहले कि कैप्टन सन अपनी बात खत्म कर पाते, उन्हें लगा कि उनके बट पर जोरदार लात मारी जा रही है और वह कमरे में गिर गए। कौन? किसने मुझे लात मारी? पलक झपकते ही कैप्टन सन, जो पहले ही कमरे की स्थिति देख चुके थे, आक्रामक तरीके से कमरे से बाहर चले गए और लिटिल वांग और लिटिल वू पर दहाड़ने लगे। नहीं, यह मैं नहीं था, यह मैं भी नहीं था। लिटिल वांग और लिटिल वू ने जल्दी से कहा। वे नहीं चाहते थे कि कैप्टन सन का गुस्सा उन पर आए। हालांकि कैप्टन सन से बात करना आमतौर पर काफी आसान था, टीम के बुजुर्ग जानते थे कि यह मास्टर एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह था। जब वह फूटा, तो ये पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने समझाया, उनकी आंखें भ्रम से भर गईं। क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने साफ साफ देखा था। इससे पहले कि कैप्टन सन, जिसने अपनी बंदूक निकाल ली थी, अपनी बात पूरी कर पाता, ऐसा लगा जैसे उसे पीछे से लात मारी गई हो और वह चेहरे के बल गिर गया हो। कैप्टन सन क्रोधित थे। उसने उन दोनों की ओर इशारा किया और शाप दिया। इस आंगन में केवल हम तीन हैं। ये तुम नहीं हो, नहीं ये तुम हो। क्या ये कोई भयानक भूत हो सकता है? क्या आपको लगता है कि किसी भूत का दिन के उजाले में प्रकट होना संभव है? कैप्टन सन के चेहरे पर क्रोधपूर्ण भाव थे। ये बहुत हास्यास्पद था। उसे इन दोनों लोगों को बाद में सबक सिखाना होगा, अन्यथा वे दुनिया को उलट पुलट कर देंगे। तुम दोनों। ओह, इससे पहले कि कैप्टन सन इस बार बोलना समाप्त कर पाते, उन्होंने लिटिल वांग और लिटिल वू को कोने में डरावनी दृष्टि से देखते हुए देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। कैप्टन सन असमंजस में घूमे और उनकी खोपड़ी तुरंत फट गई। काय और कबाड़ से भरे कोने की छाया में एक अजीब काला वस्त्र पहने लेकिन बिना सिर के एक व्यक्ति उछल रहा था। वह व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित लग रहा था। अपने पैर की उंगलियों को हल्के से थपथपाते हुए वह लगभग 2 मीटर सीधे ऊपर कूद गया। फिर वह धीरे धीरे उतरा और फिर से ऊपर कूद गया। एक भूत! तीनों आदमी एक साथ चिल्लाए। बिना सिर वाली आकृति को झटका लगा और उतरने से पहले वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। अरे, ये जगह बिल्कुल भूतिया है। इस बार कैप्टन सन ही थे जिन्होंने बात की। वह एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और बेहद फुर्ती से दीवार पर कूद गया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर कूद गया। छोटे वांग और छोटे वो इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ और पैर ढीले पड़ गए। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि उनके नितंबों में दर्द है या नहीं या उनकी पैंट फट गई है या नहीं। दयनीय स्थिति में रेंगने से पहले वे बहुत देर तक रोते रहे। फिर एक तेज कार की गड़गड़ाहट हुई जो तुरंत गायब हो गई। कोने में तांग जेन ने क्वांटम अदृश्यता स्क्रीन हटा दी। उसने चमड़े का कवच वाला लबादा पहना हुआ था और धूर्त मुस्कान के साथ बाहर चला गया। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 35। C35। सीमावर्ती शहर 1। बिन बुलाए आए 3 लोगों को डराने के बाद तांग जेन ने आखिरकार अपने दिल का गुस्सा निकाल दिया।
प्रत्येक ऋण का अपना ऋणी होता था, जिसके बारे में बोलते हुए उन तीनों के साथ थोड़ा अन्याय हुआ। वे यहाँ सामान्य काम करने के लिए आए थे, लेकिन तानजेन को इसकी परवाह नहीं थी। इसके अलावा उनके साथ भी अन्याय हुआ। ऐसा नहीं था कि किसी को इसकी परवाह थी। उनका मानना था कि लंबे समय तक जब वे तीनों रात को सोते थे तो उन्हें बुरे सपने आते थे। दूसरी ओर, अगर उसे उकसाने वाले व्यक्ति ने अस्पताल भेजे जाने के बाद भी उसे जाने देने से इनकार कर दिया, तो तानजेन ने उसे सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं की। वर्तमान तानजेन के लिए कुछ ऐसा करना बहुत आसान था जिसे हल करने के लिए हिंसा की आवश्यकता थी। जैसे ही उसने 3 डरे हुए लोगों को विदा किया, तानजेन का सेल फोन अचानक बज उठा। यह उसका नया सेल फोन था जो उसने अभी खरीदा था। जहां तक मूल उत्परिवर्तित सेल फोन का सवाल है, परिवर्तन प्लग इन को सक्रिय करने के बाद ये पहले से ही उसकी गर्दन का हार बन गया था और सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली। ये जू फैंग था। हेलो टैंगजेन, मामला सुलझ गया है। पैसे लाओ, आइए दोपहर में हाई स्पीड टोल स्टेशन पर मिलते हैं। कॉल उठाए जाने के बाद जू फैंग ने फोन काटने से पहले केवल कुछ शब्द कहे। दोपहर के भोजन के बाद तानजेन ने देखा कि अब समय हो गया है, इसलिए वह उस बैठक स्थल के लिए टैक्सी ले गया जिस पर उन दोनों ने सहमति व्यक्त की थी। जब वे दोनों शहर के बाहर राजमार्ग टोल स्टेशन पर मिले, तो जू फैंग ने अपने लैंड रोवर को राजमार्ग के किनारे पार्क कर दिया था और बोरियत में आकाश में धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। तानजेन को आते देखने के बाद जू फैंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, तुम सचमुच कुछ हो। आपको अपनी बहन की स्कूल फीस का भुगतान करना होगा और उस शापित पिता का कर्ज चुकाना होगा। क्यों? क्या आप इसे अब और नहीं सह सकते? क्या आप भी अन्य लोगों की तरह पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? आग्नेयास्त्र और विस्फोटक खतरनाक चीजें हैं। मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम भागना चाहते हो तो अभी भाग जाओ। बेहतर होगा कि आप ऐसी किसी चीज को न छुएं। तानजेन थोड़ा प्रभावित हुआ। जू फैंग के सामान्य व्यक्तित्व के साथ ये स्पष्ट था कि जू फैंग उसे लगातार याद दिलाने के लिए एक भाई की तरह व्यवहार करता था। ये सोचकर तानजेन अब मूर्ख नहीं बनी। उसने अपनी छाती थपथपाई और जू फैंग से वादा किया, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इन चीजों का उपयोग कुछ भी अवैध करने के लिए नहीं करूंगा। क्या तुम्हें अब मुझ पर भरोसा है? जू फैंग थूक, मैं नरक की तरह करता हूँ। टैंगजेन ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सुलगा ली। एक कश लेने के बाद उसने जू फैंग की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं हाल ही में जिस काम में व्यस्त हूँ वह काफी खतरनाक है। जहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मत पूछो। शायद मैं सचमुच एक दिन वापस नहीं आ पाऊंगा। जब ऐसा होता है तो बस ये दिखावा करे कि मैं इस दुनिया में कभी था ही नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल में एक भाई के रूप में माना है। अगर मैं सचमुच चला गया तो मैं अपनी बहन को आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा। अगर उसे कष्ट हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। तानजेन की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। आखिरकार ये बहन ही उसकी एकमात्र चिंता थी। हालांकि इस बार जू फैंग ने कुछ नहीं कहा। उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया। फिर उसने तानजेन पर गहरी नजर डाली और कार स्टार्ट कर दी। तानजेन के उसमें बैठने के बाद जू फैंग ने कार चलाई और टोल स्टेशन को पार किया और राजमार्ग पर आ गया। रास्ते में जू फैंग ने एक्सीलेटर पर कदम रखा और उसे पूरी तरह नीचे धकेल दिया। एक के बाद एक कार पार करने के बाद वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचता जा रहा था। कार उत्तर की ओर चली और धीरे धीरे फेडरेशन की सीमा नदी के पास पहुंची। जल्द ही ये सीमा पर स्थित छोटे शहर के डाउनटाउन क्षेत्र में चला गया। यहाँ नदी किनारे की सड़क पर बहुत कम गाड़ियां थीं। समय समय पर विदेशियों को दूर से जहाजों पर सवार होकर गुजरते देखा जा सकता है। यहाँ तक कि आइसफील्ड एलायंस की गर्वित आकृतियों वाली लड़कियां भी धूप सेंकने के लिए समुद्र तट पर नग्न लेटी हुई थीं। इस अध्याय का पहला विमोचन नवंबर यूरो एलन पर हुआ। तानजेन यहाँ 2 बार आ चुका था, इसलिए वह यहाँ के माहौल से अपरिचित नहीं था। वे यहाँ के व्यंजनों से भी काफी संतुष्ट दिखे। कुछ घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वे दोनों पहले से ही भूखे थे। वे बस एक अच्छी प्रतिष्ठा वाले स्थानीय रेस्तरां में चले गए। रेस्तरां का नवीनीकरण विलासितापूर्ण नहीं था, लेकिन व्यवसाय फल फूल रहा था। वे दोनों स्टोर में दाखिल हुए और सबसे पहले एक निजी कमरा मांगा। टैंगजेन ने बाथरूम में प्रवेश किया और खुशी खुशी अपना चेहरा धोया। जब वह बाहर आया तो जू फैंग ने पहले ही रेस्तरां से कुछ विशेष व्यंजन ऑर्डर कर दिए थे। तानजेन ने मेनू पर एक नजर डाली। यह मशरूम, जंगली सब्जियां और नदी मछली स्टू से ज्यादा कुछ नहीं था। ये खाने में ताज़ा और व्यवहारिक था। वे दोनों पहले से ही भूखे थे। उन्होंने चावल के 2 कटोरे मांगे और उसे नीचे गिरा दिया। चावल नर्म और मुलायम था और इसका स्वाद बहुत अच्छा था। कुछ खाना खाने के बाद उनमें से प्रत्येक ने स्थानीय बियर की एक बोतल ली और इसे एक ही बार में खत्म कर दिया। इस समय वेटर पहले ही एक के बाद एक व्यंजन परोस चुके थे। खाना खाते समय उन दोनों ने बातचीत की। जल्द ही वे पहले ही 2 कप बियर खत्म कर चुके थे। अपने उभरे हुए पेट को रगड़ते हुए तानजेन उठ गया और शौचालय चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि मेज के पास 4-5 लंबे और मजबूत आदमी बैठे हैं। उन सभी के चेहरे पर चोट के निशान और टैटू थे और वे जानलेवा लग रहे थे। हालांकि इस समय वे सभी मित्रवत थे और अक्सर जू फैंग को टोस्ट करते थे।
टैंग जेन को निजी कमरे में प्रवेश करते देख सभी का ध्यान उसकी ओर गया। जू फैंग भी मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाकर परिचय दिया, ये तान जेन है, मेरा अच्छा दोस्त। बोलते समय उसने कुछ हटे कट्टे आदमियों की ओर इशारा किया। ये कुछ भाई हैं जो पास में ही रहते हैं। भविष्य में यदि आप यहाँ कुछ करने आए तो बस उन पर नजर रखें। उनमें से कुछ ने तुरंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया। भले ही जू फैंग ने उनकी ओर इशारा किया था, फिर भी वे मुस्कुराए और तान जेन से हाथ मिलाने की पहल की। प्रशंसा के कुछ शब्दों के बाद सभी एक दूसरे से परिचित हो गए और गिलास टकराते रहे। हालांकि तान जेन ने भी कुछ देखा। ये कुछ लोग स्पष्ट रूप से दयालु लोग नहीं थे जिनसे बात करना आसान नहीं था। हालांकि अब वे स्पष्ट रूप से जानबूझकर जू फैंग को खुश कर रहे थे। इस स्थिति को देखने के बाद तान जेन जू फैंग की वर्तमान पहचान के बारे में उत्सुक होने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उन दोनों को भाई माना जा सकता था और तान जेन को ये भी पता था कि कानून के दोनों पक्षों पर जू फैंग की शक्ति छोटी नहीं थी, वह विशिष्ट सीमा के बारे में बहुत निश्चित नहीं थे। चूंकि जू फैंग इसका उल्लेख करने को तैयार नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पूछता नहीं रहेगा। तान जेन की शराब सहनशीलता मूल रूप से खराब नहीं थी। मनका को अवशोषित करने और उसके शरीर को परिवर्तित करने के बाद उसकी काया अचानक बहुत बढ़ गई और उसकी शराब सहनशीलता भी बहुत बढ़ गई। इस समय वह पहले ही बियर की 20 बोतलें खत्म कर चुका था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी नहीं बदली, जिससे सभी लोग एक सुर में प्रशंसा करने लगे। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो अपनी शराब को अच्छी तरह से पकड़ सकते थे और उतनी ही मात्रा में बियर भी खत्म कर सकते थे, लेकिन किसी के लिए कम समय में शराब के प्रति इतना सहिष्णु बनना बहुत मुश्किल था। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी शराब सहनशीलता का स्तर क्या है। उत्तर के लोगों का व्यक्तित्व असभ्य था और साथ में शराब पीकर उनके करीब आना सबसे अच्छा था। इस समय ये देखकर कि तान जेन इतना उदार था और जू फैंग के साथ उसके असाधारण संबंध थे, वे सभी अपने दिलों में उसके बारे में बहुत सोचते थे। ये सभी लोग आसपास के प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्थानीय लोग थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं असाधारण थीं और सामान्य लोग उन्हें प्रभावित करने में सक्षम नहीं थे। एक राउंड और पीने के बाद काफी रात हो चुकी थी। अगली सुबह जब तान जेन उठी तो 9 बज चुके थे। अपनी सुन्न बाह को फैलाने के बाद तान जेन ने हाथ धोया और जू फैंग को बिस्तर से बाहर खींच लिया। इस आदमी ने कल रात उतनी ही शराब पी थी और अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ खेल रहा था। जू फैंग के होटल के अतिथि कक्ष से बाहर आने के बाद वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले गए। इस अवधि के दौरान जू फैंग ने कॉल किया। फिर वे दोनों जू फैंग की कार में सवार होकर शहर से बाहर निकले और सीधे बजरी वाली सड़क के किनारे गहरे जंगल की ओर चले गए। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 36 C36 बिल्डिंग वर्ल्ड में वापसी। सीमा पर स्थित जेन्युआन शहर का प्राकृतिक वातावरण अपेक्षाकृत अच्छा था। इसके अधिकार क्षेत्र का 80% क्षेत्र आदिम पर्वतीय वनों से भरा हुआ था। यहाँ के पेड़ ज्यादातर शंकुधारी वन और सफेद बिर्च थे। दूर से वे जुड़े हुए और शानदार लग रहे थे। कहा जाता है कि एक वर्ष जंगल में भयंकर आग लग गई। गहरे पहाड़ों में रहने वाले लोग घिर गए। आग से छिपने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हर जगह ऊंचे ऊंचे पेड़ जल रहे थे। अंत में सड़क किनारे पुलिया में रेंग कर ही वे बच सके। पहाड़ों में अधिकांश स्थानों पर यातायात असुविधाजनक था। पहाड़ जितने गहरे थे, वहां लोग उतने ही कम थे। कुछ स्थानों पर बाहरी दुनिया के साथ संचार बनाए रखने के लिए सैटेलाइट फोन की आवश्यकता थी। विशेष रूप से सर्दियों में यदि वे बर्फ हटाने के लिए फावड़े और बुलडोजर का उपयोग नहीं करते, तो बर्फ के नीचे दबी सड़कें अक्सर वसंत ऋतु में अप्रैल या मई तक नहीं खोली जा पाती। जिस सड़क पर वे दोनों चले वह अपेक्षाकृत सपाट थी। अक्सर लकड़ियां और चट्टानें ढोने वाली भारी गाड़ियां वहां से गुजरती थीं। जैसा कि कहा जाता है, व्यक्ति भोजन के लिए पहाड़ों पर और पानी के लिए नदियों पर निर्भर रहता था। जेन्युआन शहर के शुरुआती वर्षों में मछली पकड़ने और वानिकी उद्योग विकसित किए गए थे, जो काप और उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का उत्पादन करते थे। उन्होंने एक समय देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बाद के चरणों में जब संसाधन समाप्त हो गए और मछली पकड़ने का उद्योग सूख गया और पेड़ों की कटाई नियंत्रित हो गई, तो स्थानीय लोगों को अनुकूलन करना पड़ा। उन्होंने अपनी क्षमताएं दिखाई और आसपास के पहाड़ों और नदियों का उपयोग खेती, यात्रा और जंगली सब्जियों को संसाधित करने के लिए किया। इसकी वजह से बहुत से लोग अमीर अमीर बन गए। स्थानीय अमीर लोगों के पास स्थानीय क्षेत्र के साथ साथ दक्षिणी तटीय प्रांत में भी कुछ घर थे। हर साल वे प्रवासी पक्षियों की तरह उड़ते थे। हालांकि सड़क के दोनों ओर का दृश्य बुरा नहीं था, फिर भी बहुत देर तक उसे देखने से थकान महसूस होने लगी। तान जेन और जू फैंग ने समय बर्बाद करने के लिए लापरवाही से बातचीत की। आखिरकार वे एक कठिन यात्रा के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचे। ये हरे भरे वनस्पतियों वाला एक स्थान था जो एक आदिम स्वरूप को प्रकट करता था। इस अध्याय की प्रारंभिक पोस्टिंग N0V3L B11N के माध्यम से हुई। कार से बाहर कूदने के बाद तान जेन ने अपने सामने चट्टान पर झरने पर गहरी सांस ली। उन्होंने पलटकर जू फैंग की प्रशंसा की। आप वास्तव में कुछ हैं। सच में तुम्हें ऐसी जन्नत मिल गई। अगर यह सच नहीं होता कि मैं बाहर की रंगीन दुनिया को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो मैं वास्तव में यहाँ एकांत में रहने और सेवानिवृत्त होने के लिए आना चाहता।
जू फैंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। एकांत में रहना ऐसा जीवन नहीं लगता जिसे आप जैसा सामान्य व्यक्ति सहन कर सके, है न? मुझे डर है कि 1 महीने से भी कम समय में तुम रोओगे और चिल्लाओगे कि तुम जाना चाहते हो, ठीक है? तान जेन शर्मिंदगी में मुस्कुराए और खंडन नहीं किया। वह अपने चरित्र को भली भांति जानता था। वह निश्चित रूप से दुनिया को छोड़कर एकांत में नहीं रहेंगे। जू फैंग यहाँ के वातावरण से बहुत परिचित थे। उनके मुताबिक वह पहले भी यहाँ भालुओं से लड़ने आए थे। उनमें से एक भालू तो बड़े जल भैंसे से भी बड़ा था। 10 से अधिक बार गोली लगने के बाद भी इसकी सांसें नहीं रुकी। अंत में इसे फिर भी जंगली सुअर के भाले से मारकर मार डाला गया। वे दोनों घास फूस से ढके बजरी वाले रास्ते पर चले। वे पूरे रास्ते करवट लेते रहे और अंत में लट्ठों से बने एक लकड़ी के घर के सामने रुक गए। ऐसा कहा गया था कि तान जेन के सामने लकड़ी के घर में एक भी कील नहीं थी, लेकिन ये काफी मजबूत दिखता था। थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद तान जेन आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सका। इसी समय लकड़ी के घर का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और बहुत ऊंचे गालों वाला एक युवक बाहर आया। जू फैंग को देखकर यह व्यक्ति मुस्कुराया। फिर उसने हाथ हिलाया और उन दोनों को बात करने के लिए कमरे में प्रवेश करने दिया। नमस्कार, युवा मास्टर फैंग। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। वह युवक काफी कठोरता से बोलता था, स्पष्ट रूप से मंदारिन में संवाद करने का आदी नहीं था। कमरे में सजावट बहुत साधारण थी। अधिकांश फर्नीचर लकड़ी का बना होता था। खिड़की के पास एक ईंट का बिस्तर रखा हुआ था। ईंट के बिस्तर पर बज की छाल से बनी कुछ छोटी वस्तुएं थीं। इसमें अत्यंत प्राचीन एवं प्राकृतिक आकर्षण था। इस वक्त कमरे में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। जू फैंग सीधे मुद्दे पर आए। ठीक है, भटकना बंद करो, जल्दी करो और सामान निकालो। हम अंधेरा होने से पहले वापस भाग रहे हैं। ये सुनकर युवक को कोई संकोच नहीं हुआ। वह घूमा और कैटेल मैट से कपड़े का एक लंबा थैला निकाला। उसे खोलने पर अंदर का सामान बाहर गिर गया। तान जेन ने ध्यान केंद्रित किया और देखा कि यह एक अर्ध स्वचालित राइफल और एक बंदूक थी। तान जेन खुशी से देखने के लिए आगे बढ़ी। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 5 या 6 राइफलों का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था। सतह पर कोई स्पष्ट चोट नहीं थी और बंदूक का तेल सूखा नहीं था। यहाँ तक कि राइफल भी बहुत साफ थी। वहाँ एक सिल्वर ग्रे संगीन थी जो थूथन पर उल्टी थी। ये चीनी सेना का प्रसिद्ध हथियार था, 3-धारी संगीन। इस संगीन को पहले ही ब्लेड से तेज किया जा चुका था। 3 खून के खांचे और सिरा एक खतरनाक रोशनी से टिमटिमा रहा था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इसे छुरा घोंपने के बाद कोई निश्चित रूप से मर जाएगा। इतनी पुरानी बंदूक जो 50 वर्षों से कारखाने से बाहर थी, उसका इतनी अच्छी तरह से रखरखाव करना बहुत दुर्लभ था। ऐसा लग रहा था कि इस बंदूक का मालिक भी बंदूकों से प्यार करने वाला और उसे समझने वाला कोई शख्स था। तान जेन इससे बहुत संतुष्ट थी। बंदूक रूसी होनी चाहिए। टैंग जेन मॉडल को पहचान नहीं सका। बंदूक के बगल में पेपर बॉक्स में 7.62 कैलिबर राइफल की गोलियां और कुछ खुली गोलियां थीं। लगभग 300 से अधिक राउंड थे। उसके पास पहले से मौजूद पिस्तौल के साथ उसे कुछ समय के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तान जेन स्वाभाविक रूप से इस राइफल से बहुत संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ये बंदूकें खराब नहीं हैं। मुझे वह चाहिए। विस्फोटक कहाँ हैं? ये सुनते ही युवक ने जू फैंग की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी झिझक भरी लग रही थी। ये देखकर तान जेन ने सीधे अपना बैग खोला और कुछ पैसे निकाले। जब युवक ने पैसे देखे तो वह पीछे मुड़ा और पास के गड्ढे से एक प्लास्टिक बैग निकाला। इसे खोलने के बाद विभिन्न डेटोनेटर फ्यूज सामने आए, साथ ही पीले ऑल पेपर ट्यूब में लिपटी टीएनटी की एक ट्यूब भी सामने आई। तान जेन की मोटे तौर पर गिनती की गई। वहां 40 से अधिक ट्यूब थे। मुझे ये डेटोनेटर और टीएनटी पहले गोल्ड कंपनी से मिले थे। बंदूक और विस्फोटक की कुल कीमत 50,000 युआन है। युवक ने प्लास्टिक की थैली को ऊपर धकेल दिया। तान जेन ने संकोच नहीं किया और सीधे पैसे के 5 ढेर निकाले और उसे दे दिए। युवक द्वारा ये जांचने के बाद कि कोई गलती तो नहीं है, लेनदेन पूरा हो गया। चूंकि उनका लक्ष्य हासिल हो गया था, तान जेन और जू फैंग अब और नहीं रुके। वे सीधे चले गए। चूंकि वे वापस लौटते समय अपने साथ प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर आए थे, वे दोनों अब झेनुआन शहर में नहीं रुके और सीधे घर चले गए। शहर में प्रवेश करने के बाद तान जेन और जू फैंग आधे रास्ते में अलग हो गए। जू फैंग ने अपना शिकार पूरा करना जारी रखा, जबकि तान जेन जल्दी से घर लौट आया और अपनी जरूरत की हर चीज भंडारण स्थान में रख दी। इन चीजों के साथ तान जेन के पास एक योजना थी कि जंगली इमारत के कमरे से कैसे भागा जाए। घर लौटने के बाद तान जेन ने थोड़ा सामान पैक किया और जो टीएनटी खरीदा था उसे मिला दिया। पहले से मौजूद युवक ने तान जेन को पहले ही मार्गदर्शन दे दिया था, इसलिए उसे एक साधारण बम बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसके बारे में सोचने के बाद तान जेन को थोड़ी चिंता महसूस हुई, इसलिए उसने कुछ और बनाए और उन्हें भंडारण स्थान में रख दिया। चमड़े का लबादा पहनने और क्वांटम अदृश्यता स्क्रीन खोलने के बाद तान जेन ने कुछ गहरी सांसें ली और टेलीपोर्टेशन को दृढ़ता से सक्रिय कर दिया। इससे पहले कि उसकी दृष्टि ठीक हो, तान जेन को हवा में एक अजीब सी गंध तैरती हुई महसूस हुई। जब उसने ध्यान से इसे पहचाना तो यह एक मोटी खूनी आभा थी जो नष्ट होने का नाम नहीं ले रही थी।
पिछली बार जब वह भागा था तो ऐसी कोई गंध नहीं थी, इसलिए तान जेन की सतर्कता फिर से बढ़ गई। गर्जन। इससे पहले कि तान जेन यहाँ की अंधेरी रोशनी के अनुकूल हो पाता, उसने एक ज़ोंबी राक्षस की दहाड़ सुनी। उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई राक्षस उस पर झपट रहा हो। मैग्नीशियम विस्फोट। तान जेन की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उन्होंने हाल ही में डाउनलोड किए गए ऐप को तुरंत सक्रिय कर दिया। एक पल में जहां तान जेन थी वहां से बेहद चमकदार रोशनी निकली, जिसने कमरे के क्षेत्र को रोशन कर दिया। इस समय टैन जेन का अन्य एप्लीकेशन ऑल पर्पस डेटा बैटल इंटरफेस चलन में आया। उसके सामने की तेज रोशनी तुरंत छन गई, जिससे वह अपने सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सका। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसने अपने सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा था कि तान जेन मदद नहीं कर सका लेकिन शाप दे सका। अरे, क्या मैं मच्छरों को मारने के लिए तोपों का उपयोग कर रहा हूँ? इस समय कमरे से बाहर निकलने पर 10 विशाल ज़ोंबी राक्षस घने रूप से भरे हुए थे। उनमें से प्रत्येक के पास स्तर 4 से ऊपर की ताकत थी। ज़ोंबी सेंचुरियन स्तर 4 राक्षस। इसमें असाधारण ताकत है और यह हिंसक और रक्तपिपासु है। इसमें साधारण मार्शल आर्ट का उपयोग किया जा सकता है। इसकी कमजोरी इसके सिर का पिछला भाग है। हालांकि वे विस्फोटक रोशनी से थोड़ा घबरा गए थे, दुर्भाग्य से ये ज़ोंबी सेंचुरियन अपने शिकार का पता लगाने के लिए पूरी तरह से अपनी दृष्टि पर नहीं, बल्कि आभा की अपनी धारणा पर भरोसा करते थे। साधारण ज़ोंबी राक्षस तान जेन की आभा को नहीं समझ सकते थे, लेकिन ये ज़ोंबी सेंचुरियन समझ सकते थे। यही कारण है कि जैसे ही तान जेन प्रकट हुआ, ये राक्षस तुरंत उस पर हावी हो गए और उस पर हमला करने वाले थे। टैन जेन को यह नहीं पता था कि इसका आंशिक कारण ये था कि उसने वह बक्सा चुरा लिया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में कई चीजें हुई, जिससे ज़ोंबी लॉर्ड को जंगली इमारत की सुरक्षा रक्षा उपायों को मजबूत करना पड़ा। 10 ज़ोंबी सेंचुरियन बिना किसी नुकसान के सैकड़ों सामान्य पथिकों का विरोध कर सकते थे। बाहर भारी सुरक्षा के अलावा ज़ोंबी लॉर्ड को भरोसा था कि कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। सावधानी बरतते हुए इसने उस कमरे में एक चेतावनी उपाय भी स्थापित किया जहां तान जेन गायब हो गया था। कॉपस डेमन लॉर्ड ने विशेष रूप से अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया कि जो कोई भी इस कमरे में उसके द्वारा लगाए गए अलार्म को बजाए, उसे तुरंत मार डालें। ज़ोंबी सेंचुरियन जो हाथ में विभिन्न हथियार लेकर कमरे में घुसा, ऐसा लग रहा था कि वह अगले ही सेकंड में उसे मांस की पेस्ट में बदलने के लिए तैयार था। ये देखकर तान जेन रुकने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने राक्षसों पर हाथ हिलाया और अपने हाथ में बम फेंक दिया। फिर वह फिर से टेलीपोर्ट हो गया। डॉट संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 37 डॉट C37 डॉट ब्लड पूल और ज़ोंबी किंग क्लोन। तान जेन की आभा प्रकट और गायब हुए कुछ ही सेकंड हुए थे। अपने सेल फोन की असामान्य टेलीपोर्टेशन क्षमता और जादुई अनुप्रयोगों के साथ उसके पास वैकल्पिक दुनिया में मनमानी करने की पूंजी थी। ज़ोंबी सेंचुरियन के समूह ने तान जेन को स्वयं नहीं देखा। उन्होंने केवल एक अपरिचित आभा को महसूस किया जो ज़ोंबी राक्षसों से संबंधित नहीं थी और हमेशा की तरह इसे साफ करने के लिए तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से तेज रोशनी के बाद अपरिचित आभा गायब हो गई और अपने पीछे एक धुआंधार चीज छोड़ गई। एक ज़ोंबी सेंचुरियन ने उत्सुकता से इस चीज को चुटकी में काट लिया, इसे अपनी आंखों के सामने लाया और इसे सूंघा। उसे सूंघने के बाद लगा कि फ्यूज से निकलने वाले धुएं की गंध बहुत अच्छी है, इसलिए उसने दोबारा जोर से सूंघा। जब उसके बगल के ज़ोंबी सेंचुरियन ने ये देखा तो वे तुरंत उत्सुकता से उसके पास आए। फिर इन ज़ोंबी सेंचुरियनों ने इस धूम्रपान करने वाली छोटी सी चीज को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ज़ोंबी सेंचुरियन के लिए जो कई मीटर लंबे थे, ये चीज जो उनकी हथेलियों के आकार की भी नहीं थी, वास्तव में एक छोटी चीज थी। फ्यूज बहुत छोटा था। इस समय ये पहले ही अंत तक जल चुका था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। इस छोटी सी चीज के अंदर से एक तेज हवा का प्रवाह और विशाल ध्वनि तरंग फूटी, जिसने इन विशाल ज़ोंबी सेंचुरियन को उड़ा दिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज़ोंबी सेंचुरियन बहुत मजबूत थे, लेकिन तान जेन के बम ने वास्तव में एक ज़ोंबी सेंचुरियन को भी नहीं मारा। इसके बजाय ज़ोंबी सेंचुरियन केवल अपंग थे। अचानक हुए विस्फोट से जंगली इमारत के अंदरूनी हिस्से में तुरंत अफरा तफरी मच गई। ज़ोंबी राक्षसों की दहाड़ें उठी और गिरी। यहाँ तक कि बाहर मौजूद ज़ोंबी राक्षसों ने भी दहाड़ सुनी, लेकिन ज़ोंबी भगवान की अनुमति के बिना इन निम्न स्तरीय ज़ोंबी राक्षसों ने जंगली इमारत में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही ये ज़ोंबी सेंचुरियन अराजकता में थे, तान जेन फिर से कमरे में दिखाई दिए। विस्फोट की शक्ति को महसूस करते हुए, लेकिन ये जानते हुए कि उसे अभी भी उन्हें मारना है, तान जेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इन ज़ोंबी सेंचुरियन के शरीर वास्तव में मजबूत थे। अभी उसने जो बम फेंका था उसमें कुल 200 ग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। 10 मीटर की सीमा सभी प्राणियों को मारने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी यह इन ज़ोंबी सेंचुरियनों की जान नहीं ले सकी। क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षस के स्तर 4 में प्रवेश करने के बाद उनसे निपटना बेहद मुश्किल हो जाएगा? परेशानी से बचना ही बेहतर था। जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना ही बेहतर था। क्वांटम इनविजिबिलिटी स्क्रीन के कवर के साथ टैन जेन ने तुरंत अपने चमड़े के कलाई गार्ड पर लाइट बॉडी तकनीक को सक्रिय किया और जमीन को छुए बिना लगभग कमरे से बाहर निकल गया।
जिस क्षण वह बाहर निकला, तानजेन को रोने की इच्छा हुई। ये सचमुच आसान नहीं था। उसके सामने का हॉल अस्त व्यस्त था, टूटे हुए सामान हर जगह थे। घायल ज़ोबी सेंचुरियन जमीन पर इधर उधर लुढ़क गए। जो लोग घायल नहीं हुए थे उनकी हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। विस्फोट से सदमे की लहर ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। उन्हें चक्कर आ रहे थे और शायद लंबे समय तक ठीक नहीं होंगे। उन्होंने तानजेन की उपस्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यदि तानजेन ने खुद को अधिक महत्व दिया और चुपके से हमला शुरू करने का अवसर लिया, तो वह ज़ोबी सेंचुरियन के हताश जवाबी हमले का अच्छी तरह से सामना कर सकता था। ज़ोबी सेंचुरियन के शक्तिशाली भौतिक शरीर की तुलना में उसका कमजोर शरीर ज़ोबी सेंचुरियन के भारी प्रहार को भी झेलने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसे में जोखिम न लेना ही बेहतर होगा। तानजेन ने इसके बारे में सोचा और जल्दी से भागने वाला था। हालांकि जब उसकी नजर कुछ ही दूर स्थित विशाल मूर्ति पर पड़ी और उसने मूर्ति के नीचे का दृश्य देखा, तो उसका दिल कांपने से बच नहीं सका। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि वह रुक गया। तानजेन की यादों में वहां एक काली वेदी होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब उसने फिर से देखा, तो काली वेदी अब दिखाई नहीं दे रही थी। काली वेदी गायब नहीं हुई। इसके बजाय ये घनी लाशों से बने एक विशाल रक्तकुंड में डूब गया था। जब तानजेन ने ये दृश्य देखा, तो वह तुरंत समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ खून की गंध इतनी तेज थी। रक्तपूल के क्षेत्र को देखकर कौन जानता था कि इसे भरने के लिए कितने रक्त की आवश्यकता थी। काली वेदी के चारों ओर की लाशों की दीवार में राक्षसों की टूटी हुई लाशें एक लाल पदार्थ से अजीब तरह से चिपकी हुई थी, जैसे कि उनका मांस और खून एक हो गए हों। तानजेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि इतने बड़े रक्त भंडार के लिए कम से कम हजारों राक्षस लाशों की जरूरत थी। राक्षसों को मारते देख तानजेन खुश थी। हालांकि जब तानजेन ने पथिकों के सिरों को रक्तकुंड में तैरते देखा, तो एक अज्ञात क्रोध आसमान में चढ़ गया। धिक्कार है, ये लानत जानवर। तानजेन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें भयानक ठंडी रोशनी से भर गईं। वह वास्तव में इंसानों को इतनी बेरहमी से मारा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, भले ही यह एक वैकल्पिक दुनिया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये घुमक्कड़ उससे बिल्कुल असंबद्ध भी होते। उनके लिए इस तरह अन्याय देखना कठिन था। तानजेन को नहीं पता था कि ज़ोबी राक्षस द्वारा बनाए गए रक्तपूल का क्या उपयोग था, लेकिन इसने उसे इस लानत चीज को नष्ट करने से नहीं रोका। एक बार जब यह विचार प्रकट हुआ, तानजेन अब इसे बुझा नहीं सका। कुछ सोचते ही उसके हाथ में एक और बम आ गया। वह एक बम से सब कुछ नष्ट कर देगा और ज़ोबी राक्षसों से बिना कुछ लिए काम करवाएगा। लेकिन जैसे ही तानजेन बम फेंकने वाला था, उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रक्तकुंड में काली वेदी पर कुछ रखा हुआ लग रहा था। वह खून के तालाब में तैर रहा था। यह क्या बदतमीजी है, ये वास्तव में रक्तपूल में भिगो रहा है। तानजेन हैरान थी। इससे पहले कि हल्कापन कौशल गायब हो जाए, वह तुरंत रक्तकुंड के किनारे पर पहुंच गया। अंधेरा हॉल उसकी दृष्टि को प्रभावित नहीं कर सका। डेटा बैटल इंटरफेस के स्कैन के साथ उन्होंने काली वेदी पर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा। हालांकि ये वस्तु थोड़ी अकल्पनीय थी। यह एक युवा पथिक की लाश थी। उसका फिगर परफेक्ट था, उसकी मांसपेशियां विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी और उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। अब उसका शरीर पूरी तरह से नग्न और खून से लथपथ वेदी के केंद्र में रखा गया था। रक्त और मांस के बीच का अंतर इतना स्पष्ट था। हालांकि तानजेन को जो अजीब लगा वह यह था कि युवक के सिर और हृदय में 8 लाल रक्त वाहिकाओं को गहराई से मारा गया था। ये बहुत ही घिनौना लग रहा था। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N0V3L बिन पर हुआ। ये रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे आंतों की दीवारों की तरह घूमती हुई काली वेदी के चारों ओर 8 मूर्तियों से जुड़ती गईं। 8 काली मूर्तियों पर घास फूस जैसा कुछ उगता हुआ प्रतीत हो रहा था। अनगिनत सिरों से गुजरने के बाद वे रक्तकुंड में गहरे डूब गए। ये जड़ जैसी चीजें भी धीरे धीरे हिलती थी, मानो वे खून और सिर से कुछ सोख रही हों। युवक का शरीर अजीब रूनों से ढका हुआ था। जैसे जैसे रक्तलाल पाइप लगातार उसके शरीर में झिलमिलाता पदार्थ डालता गया, अजीब दौड़ें गहरे लाल रंग की चमक के साथ टिमटिमाती और झिलमिलाती रहीं। तानजेन ने युवक की लाश को गौर से देखा। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि यह ज़ोबी राक्षसों द्वारा किया गया एक बहुत ही दुष्ट अनुष्ठान होना चाहिए। इसी वक्त अचानक उनके सामने एक कैप्शन आ गया। राक्षस डिटेक्टर सक्रिय हो गया था। ज़ोबी किंग क्लोन अपरिपक्व शरीर, एक अज्ञात छोटी दुनिया से ज़ोबी रेस के 8 ज़ोबी राजाओं में से एक का क्लोन, एक स्तर 4 राक्षस। रक्तपूल अनुष्ठान की खेती के माध्यम से परिपक्व होने के बाद यह एक अस्थायी शरीर हो सकता है जिसका उपयोग ज़ोबी राजा की आत्मा के अवतरण के बाद ज़ोबी राजा की मेजबानी के लिए किया जाता है। इसका भौतिक शरीर मजबूत और परिपूर्ण है और यह शारीरिक हमलों के प्रति अभेद्य है। अपरिपक्व शरीर का दोष यह है कि यह आत्मा के हमलों के प्रति संवेदनशील होता है। तानजेन ने स्क्रीन पर परिचय देखा और तुरंत चौंक गया। ये पता चला कि ये ज़ोबी राक्षस जंगली राक्षस नहीं थे, बल्कि एक अज्ञात छोटी दुनिया से थे। बिल्कुल उनकी तरह उन्हें भी प्रवासी माना जा सकता है, खासकर उसके सामने पड़ी लाश। ये वास्तव में ज़ोबी राजा के लिए उस अज्ञात छोटी दुनिया में भविष्य की तैयारी के लिए तैयार किया गया एक क्लोन था जब उसकी आत्मा इस दुनिया में उतरी थी। हत्या और विनाश के अलावा ये ज़ोबी राक्षस कुछ भी अच्छा नहीं कर सके। शायद वे सभी को ज़ोबी राक्षसों में बदल देंगे।
यदि ऐसा होता तो तान जेन इस दुनिया में कैसे जीवित रह पाती। धिक्कार है, तुम मुझसे व्यवसाय छीन रहे हो, तुम जीने से थक गए हो। तान जेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके दिल में तुरंत हत्या का इरादा जाग उठा। उस स्थिति में वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को सफल नहीं होने दे सकता। संपर्क करें टॉस साइट में, दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 38.C38. आत्मा का अवतरण। ज़ोंबी किंग क्लोन बहुत शक्तिशाली था। ये केवल स्तर 4 का अपरिपक्व शरीर था, लेकिन इसमें पहले से ही एक असामान्य सुरक्षा थी जो शारीरिक हमलों के प्रति अभेद्य थी। एक बार जब इसकी खेती की गई तो ज़ोंबी राजा की आत्मा के शरीर में प्रवेश करने पर क्या ये और भी असामान्य नहीं होगा? नहीं, उसे परिपक्व होने से पहले इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। हालांकि तान जिन को समझ नहीं आ रहा था कि ज़ोंबी किंग क्लोन को कैसे नष्ट किया जाए। मॉन्स्टर डिटेक्टर ने पहले ही बता दिया था कि यह ज़ोंबी किंग क्लोन अजेय था। यहाँ तक कि अगर उसने उस अतुलनीय तेज बैंगनी छोटी तलवार को निकाल भी लिया तो वह उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ तक कि एक स्तर 4 ज़ोंबी राक्षस सेंचुरियन भी एक हिंसक नजदीकी विस्फोट में नहीं मर सकता था। ज़ोंबी किंग क्लोन की तो बात ही छोड़ दें। राक्षस डिटेक्टर ने पहले ही संकेत दे दिया था कि यदि वह इस राक्षस को चोट पहुंचाना चाहता है तो उसे आत्मा हमले का उपयोग करना होगा, लेकिन उसके पास आत्मा हमले की कोई विधि नहीं थी। यदि उसे सोल हमले का उपयोग करने की आवश्यकता थी तो क्या इसका मतलब ये था कि ज़ोंबी किंग क्लोन जिसने अभी तक ज़ोंबी किंग की आत्मा की मेजबानी नहीं की थी, उसके पास पहले से ही अपनी आत्मा थी? तान जेन ने भौहें सिकोड़ ली और एक पल के लिए विचार किया। फिर जैसे ही उसने जल्दी से अपने सेल फोन पर एक ऐप खोला, उसकी अभिव्यक्ति चमक उठी। एडजस्टेबल न्यूरल ऑर्गन इंफ्रासोनिक जनरेटर के 2 मोड थे। दोनों मोड अलग अलग लक्ष्यों के लिए थे और प्रत्येक मोड के लिए अलग अलग हर्ट्ज थे। ऐप में परिचय को देखते हुए तानजीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने पहले इंफ्रासोनिक तरंग के सिद्धांत की विशेष जांच की थी। कुछ आवृत्ति वाली इंफ्रासोनिक तरंगों की कंपन आवृत्ति मानव अंगों की कंपन आवृत्ति के समान या समान थी। इन ध्वनि तरंगों का मानव अंगों तक गूंजना बहुत आसान था। बाहरी दुनिया से इस प्रकार की प्रतिध्वनि मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक थी। यह मानव शरीर पर अत्यधिक गंभीर बोझ डाल सकता है, जिससे अंग खराब हो सकते हैं, खिसक सकते हैं और यहाँ तक कि टूट भी सकते हैं। ये दूसरे पक्ष की जान भी ले सकता है। एप्लीकेशन स्टोर में उन्नत तकनीक स्वाभाविक रूप से सरल नहीं थी। इसकी मारक क्षमता सामान्य इंफ्रासोनिक हथियारों से कहीं अधिक थी। इसकी कार्यकुशलता एवं मृत्यु दर अत्यंत उच्च थी। ये पिंजरे में बंद बाघ की तरह था। यदि इस चीज का उपयोग मूल दुनिया में किया जाता तो यह निस्संदेह एक भयानक आपदा का कारण बनती। ये चीज इंसानों के लिए उपयोगी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या यह ज़ोंबी किंग क्लोन के खिलाफ भी प्रभावी थी। तान जेन एक पल के लिए झिझका, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें झुक गईं। इसे भूल जाओ, वह पहले इसे आजमाएगा। सबसे पहले उसने लक्ष्य पर ताला लगाया और ज़ोंबी किंग क्लोन को प्रभावित करने वाली आवृत्ति निर्धारित करने के लिए इसे स्वचालित कैप्चर और विश्लेषण मोड पर सेट किया। फिर उसने एक निश्चित दिशा में हमला करना जारी रखा। जैसे ही तान जेन ने इंफ्रासोनिक तरंग जनरेटर को सक्रिय किया, एक ध्वनि तरंग जो मानव कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती थी, ने रक्तकुंड में लाश पर हमला किया। सौभाग्य से यह उन्नत तकनीक अपने हमलों को अनुकूलित कर सकती है और उपयोगकर्ता की सुरक्षा कर सकती है। अन्यथा टैन जेन को किसी को पता चले बिना ही चोट लग सकती थी। ये देखते हुए कि इंफ्रासोनिक हथियार काम कर रहा था, हालांकि तान जेन इसे सुन नहीं सका, उसने चुपचाप रक्तपूल में ज़ोंबी किंग क्लोन को देखा, कुछ घटित होते देखना चाहता था। दुर्भाग्य से आधे मिनट तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तान जेन ने निराशा में आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे इंफ्रासोनिक हथियार भी अजेय ज़ोंबी किंग क्लोन के सामने असहाय थे। लेकिन भले ही वह क्लोन को नष्ट नहीं कर सका, फिर भी वह इस रक्तपूल को उड़ा देना चाहता था। भले ही उसने ज़ोंबी किंग क्लोन की खेती की अवधि में देरी कर दी, फिर भी यह ज़ोंबी दौड़ के लिए एक झटका होगा। जैसे ही तान जेन के दिल में यह विचार आया, उसे अचानक पता चला कि रक्तपूल में ज़ोंबी किंग क्लोन वास्तव में थोड़ा सा हिल गया था। फिर ज़ोंबी किंग क्लोन के मुंह के कोनों से खून का एक निशान बह निकला। उसके संपूर्ण शरीर की सतह पर मोटी रक्त रेखाएं उभर आईं। यहाँ तक कि इसके निचले शरीर के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। हाँ, ये काम कर गया। जब तान जेन ने ये देखा तो वह खुश हो गया और हमला जारी रखने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इस समय तान जेन को हवा में एक हल्की दमनकारी आभा महसूस हुई, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो कोई अत्यंत क्रूर जोड़ी अनंत शून्य से उसे देख रही हो। उन आंखों की निगाहें मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। इस एहसास ने तान जेन को बेहद असहज कर दिया। इस दुस्वप्न जैसी अनुभूति से मुक्त होने से पहले उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। इस समय उसने मानचित्र के परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट रूप से पाया कि एक खून के रंग का धागा शून्य से बाहर निकला हुआ था और ज़ोंबी किंग क्लोन के माथे में घुस गया था। इससे पहले कि वह करीब से देख पाता, काली वेदी के केंद्र में लेटे हुए ज़ोंबी किंग क्लोन ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली थी, जिससे रक्तलाल आंखों की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। तान जेन, जो खून के रंग के धागे को देख रहा था, सीधे उन खून के रंग की आंखों से मिला।
बूम, तानजेन को लगा कि उसका दिमाग शून्य हो गया है क्योंकि वह जमीन पर जड़ तक खड़ा था। कितनी डरावनी जोड़ी आंखें हैं। तानजेन ने केवल एक नजर डाली और महसूस किया कि वह अंतहीन भय में पड़ गया है। उसी समय उसके सेल फोन से एक दृश्य अचानक उसके सामने आ गया। ये पूरी तरह से ज़ोंबी रेस द्वारा बनाई गई दुनिया थी। वहां सब कुछ सूख गया था, घास का एक तिनका भी नहीं उगा था और हर जगह मौत और भ्रष्टाचार का माहौल था। इस परित्यक्त दुनिया में अनगिनत लाशें रहती थीं। ज़ोंबी रेस के सदस्य एक समय इस दुनिया के प्राणी थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने पौराणिक देवता को नाराज कर दिया था, पूरे ग्रह की जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं सुनी। बाद में किसी कारण से इन अमर लाशों में बुद्धि विकसित हुई और उनमें खेती करने और आगे बढ़ने की क्षमता विकसित हुई। वे स्वयं को ज़ोंबी रेस कहते थे। अनंत वर्षों में ये लाशें एक दूसरे से लड़ी और एक दूसरे को मार डाला। अंत में 8 महान ज़ोंबी राजाओं का जन्म हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र पर शासन किया। बिल्डिंग वर्ल्ड में प्रवेश करने वाले ज़ोंबी राक्षस स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग के अधीनस्थ थे। वास्तव में स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग ने गलती से खोजे गए कुछ प्राचीन खंडहरों में पाए गए एक गुप्त पाठ से इस दुनिया में प्रवेश करने की विधि में महारत हासिल कर ली थी। बैककोट इस दुनिया की रहस्यमय शक्ति के कारण दूसरी दुनिया से कोई भी मेहमान जो इस दुनिया में प्रवेश करता है, उसके दिमाग में एक मस्तिष्क मन का बन जाता है। वह अपनी मूल चेतना खो देता है और इस दुनिया का एक राक्षस सदस्य बन जाता है। ये शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और यहाँ तक कि स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग भी इसका विरोध नहीं कर सका। जब तक इसका मुख्य शरीर इस दुनिया में प्रवेश करता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंत में वह अनिवार्य रूप से एक राक्षस बन जाएगा। स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग ने इसे बाईपास करने का एकमात्र तरीका ढूंढ लिया था, जो एक क्लोन के पोषण के लिए इस दुनिया के मूल निवासियों के शरीर का उपयोग करना था। तब उसकी आत्मा उतर सकती है और उसमें सवार हो सकती है। फिर ये सेना को इस दुनिया के संसाधनों को लूटने और बिल्डिंग वर्ल्ड के सभी प्राणियों को ज़ोंबी गुलामों में बदलने का आदेश देगा। स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग ने इन ज़ोंबी राक्षसों को इस दुनिया में भेजने के लिए अनगिनत संसाधनों और महान शक्ति का उपयोग किया। वह थोड़े समय के लिए ज़ोंबी लॉर्ड की चेतना को बनाए रखने में भी कामयाब रहा। इस तरह ज़ोंबी लॉर्ड और उसके अधीनस्थ अग्रिम टीम बन जाएंगे और वेदी का निर्माण शुरू कर देंगे। फिर वे ज़ोंबी किंग क्लोन का पालन पोषण करेंगे और ज़ोंबी किंग की आत्मा के अवतरण का स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। तानजेन ने पिछली बार जो बॉक्स चुराया था, उसमें ज़ोंबी किंग के रक्तसार की एक बूंद थी जिसका उपयोग ज़ोंबी किंग क्लोन के पोषण के लिए किया जा सकता था। तानजेन द्वारा बॉक्स चुराए जाने के बाद ज़ोंबी राजा के रक्तसार के बिना ज़ोंबी लॉर्ड केवल ज़ोंबी राजा के रक्तसार को बदलने के लिए अपने स्वयं के रक्तसार का उपयोग कर सकता था। हालांकि ज़ोंबी किंग क्लोन की खेती ज़ोंबी किंग के रक्तसार द्वारा खेती किए गए क्लोन से कहीं कम थी। जैसे ही तानजेन ने ये देखा, उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। फिर निरंतर छवियां गायब हो गईं। हम्फ, तानजेन के कानों में एक परिचित खर्राटे की आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे उसकी छाती अनायास ही कड़ी हो गई और उसने मुंह से खून उगल दिया। इंफ्रासाउंड जनरेटर अचानक जबरदस्ती बंद हो गया और उसका शरीर अनायास ही रक्तकुंड में गिर गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वास्तव में एक प्राणी मौजूद है जो मेरे क्लोन को नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि मेरी यादों को भी पढ़ सकता है। कितना चौंकाने वाला गंदा प्राणी है। ज़ोंबी किंग क्लोन के मुंह से एक ठंडी और क्रूर आवाज आई। इसकी रक्त लाल आंखें भी तानजेन को ध्यान से देखती थी। उनकी आंखों में आश्चर्य और पूर्ण अवमानना का निशान था, जैसे कि वह एक चींटी को देख रही हो। यह अध्याय N0V3L1 के माध्यम से पहली बार प्रदर्शित हुआ। ये कहने के बाद ज़ोंबी किंग क्लोन ने अब तानजेन की ओर नहीं देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिलना बंद कर दिया। हालांकि रक्तकुंड में 8 मूर्तियों के तंबू एक ही समय में तानजेन की ओर चुपचाप घूम गए। एक पल के लिए सिर खून के कुंड में लुढ़क गए, मानो अनगिनत सिर तानजेन की ओर बढ़ गए हों। हर सिर की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से दर्दनाक और क्रूर थी। सिर को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ता देख तानजेन, जो रक्तकुंड में गिर गया था, घबरा गया। उसने खुद को रक्तकुंड के नीचे से ऊपर उठाने के लिए अपनी बांह का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली ने रक्तकुंड की जमीन को छुआ, उसे महसूस हुआ कि रक्तकुंड का तल थोड़ा अजीब था। वह चिकने कंकड़ जैसी वस्तुओं से ढका हुआ प्रतीत होता था। उसी समय उसके गले में लटका हुआ सेल फोन फिर से धीरे से कंपन हुआ। ये दृश्य बहुत परिचित था। इस समय तानजेन कैसे अनुमान नहीं लगा सकता था कि रक्तपूल के तल पर क्या था। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। तानजेन, जो खून के पूल में पड़ा हुआ था, उसका चेहरा गंदे खून से भरा हुआ था। वह अपने दिल में सेल फोन पर गरजा, अवशोषित, ये सब अवशोषित। बूम, ऑर्डर प्राप्त करने के बाद सेल फोन अवशोषण शुरू होने का इंतजार नहीं कर सका। गति आश्चर्यजनक थी। जैसे ही सेल फोन पागलपन से अवशोषित हो गया, रक्तपूल के तल पर मोती वास्तव में तुरंत खाली हो गए। 8 काली मूर्तियां जिन्होंने मूल रूप से तानजेन की ओर अपने जाल फैलाए थे, वास्तव में एक साथ एक अजीब सी चीख निकाली। उनके शरीर के सभी तंबू रक्तकुंड से बाहर उड़ गए और अनगिनत सिर फड़फड़ाने लगे क्योंकि वे तानजेन पर जमकर झपटे। उसी समय काली वेदी ने भी एक विस्फोट किया। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 39 C39
डॉट ज़ोंबी किंग क्लोन जिसे एक चींटी ने मार डाला। नीच चींटी, तुम्हें मौत का जश्न दे रही हो। ज़ोंबी किंग क्लोन की क्रोधित आवाज फिर से दी गई। इस बार उनका शरीर धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ अचानक खड़ा हो गया। उसके रक्तवर्ण लंबे बाल तुरंत बहुत लंबे हो गए। उनके लंबे बालों का एक हिस्सा उनके शरीर के चारों ओर नाचते और छटपटाते थे। ज़ोंबी किंग क्लोन ने तांग जेन को आकर्षक देखा। ये स्पष्ट था कि तांग जेन की हरकतों ने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया था। तुम चींटी को बुलाते हो? चुप रहो, मैं चींटी नहीं हूँ। तांग जेन ने अपना मुंह खोला और शाप दिया। साथ ही उसने बिना किसी बिकवाली के पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में डर का लेश भी नहीं था। तांग जेन के पास अभी भी जीवन बचाने की क्षमता थी। हालांकि स्पाइरेट ब्रेन ज़ोंबी किंग के सामने इसका उपयोग करने से जो स्थानिक टेलीपोर्टेशन क्षमता के बारे में पता चला था, अकल्पनीय परिणाम हो सकते थे, तांग जेन इसकी विशेषता नहीं कर सकता था। ये वास्तव में जीवन और मृत्यु का क्षण था, वह ज्यादा बचाव नहीं कर सका। हालांकि अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता के उपयोग के अलावा उसके पास अन्य विकल्प भी थे। उदाहरण के लिए सेल फोन में उन्नत तकनीक से भरा एक ऐप स्टोर था। तांग जेन स्पष्ट रूप से जीवन और मृत्यु के संकट में थी, लेकिन कई विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह चमक रहे थे। हालांकि उसकी डच लाइफस्टाइल दिमाग वाली एक्सप्रेशन ने ज़ोंबी किंग क्लोन को गलत समझा। असल में दूसरे पक्ष ने इसे मूक राइडर्स ने आधिकारिक तौर पर लिया। स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग ने अपने अनुयायियों को सभी दिशाओं में लड़ाई और अनगिनत शक्तिशाली गेम प्ले को मारने के लिए प्रेरित किया। अंत में यह 8 महान ज़ोंबी पेंटिंग में से एक बन गया। किसी तुष्टि ने कब प्रकट किया ऐसा भाव? खैर ही उसने ऐसा पहले भी किया था। अंतिम परिणाम ये हुआ कि शरीर और आत्मा का दूसरा पक्ष नष्ट हो गया। एक प्रतिष्ठित ज़ोंबी राजा के रूप में ये किसी भी तरह का अपमान नहीं किया जा सकता है। इस समय ज़ोंबी किंग क्लोन की आंखों से भयंकर आग की लपटें स्टॉकहोम बालों की लंटे बिना हवा के अपने ऊपर की ओर उछालते हुए, और वह काली माला के तंबू के साथ ऊपर की ओर उछलता है। तांग जेन को तुरंत चुकाकर सुखाना और उसे मारना चाहता था। हालांकि तांग जेन ने इसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इन दावों से ठीक पहले उसने ज़ोंबी किंग क्लोन पर अपनी मध्य उंगली दिखाई और उसके शरीर को अजीब तरह से चमकाया। स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग के सामने तांग जेन वास्तव में अजीब तरीके से गायब हो गई। जब तांग जेन प्रकट हुई तो उनका शरीर वास्तव में 100 मीटर दूर था। जैसे ही वह मुचा, उसने ब्रेन ज़ोंबी किंग को श्राप दिया। डॉट नरक में जाओ बेशर्म प्रदर्शनवादी। तांग जेन के शाप देने के बाद दूर से साफ धुएं वाली कोई चीज बेकार हो गई। तभी वह चिल्लाता हुआ रक्तकुंड में जा गिरा। रक्तकुंड में तैरते ज़ोंबी किंग क्लोन ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके सामने ये तुच्छ छोटी चींटी वास्तव में टेलीपोर्टेशन कौशल में महारत हासिल कर चुकी थी, जिसका वह मुश्किल से उपयोग कर सकती थी। भले ही ज़ोंबी किंग का मुख्य शरीर इस गुप्त कौशल का उपयोग करता हो, सक्रिय होने से पहले ऊर्जा तरंग का एक निशान दिखाई देगा। हालांकि इस छोटी चींटी के टेलीपोर्ट होने से पहले कोई असामान्यता नहीं थी। इसके अलावा दूसरा पक्ष इतना कमजोर था। स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग को तुरंत तांग जेन में दिलचस्पी हो गई। यह उसे एक ज़ोंबी गुलाम में बदलने और प्रयोगशाला में बंद करने से पहले उसे पकड़ना और अनुसंधान के लिए उसका विच्छेदन करना चाहता था। अपने क्लोन की ताकत पर भरोसा करते हुए स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग ने तांग जेन द्वारा फेंकी गई छोटी सी चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और तांग जेन को घूर कर देखा। हालांकि इसकी अवमानना के कारण तांग जेन का बम आसानी से रक्तकुंड में गिर गया। बूम! जोरदार धमाके के बाद खून के ढेर के टुकड़े टुकड़े हो गए। विस्फोट की सदमे की लहर से गंदे खून का एक पूल हर जगह बिखर गया था। यहाँ तक कि काली वेदी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 8 काली मूर्तियों में से 3 पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अन्य 5 भी दरारों से ढके हुए थे और बैंगनी काला तरल लगातार रिस रहा था। आह, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जैसे ही रक्तपूल फूट गया, ज़ोंबी किंग क्लोन को तुरंत कमजोरी महसूस हुई और यह भावना और भी मजबूत होती जा रही थी। सुदूर अज्ञात दुनिया में उदास चेहरे वाला स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग पागल होने वाला था। वह पहले ही भूल चुका था कि उसे इतने वर्ष हो गए थे जब वह इतना क्रोधित था। वर्तमान ज़ोंबी किंग क्लोन अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था। यह अपनी आत्मा का केवल बेहद कमजोर निशान ही ले जा सका और इस पर कोई भी हमला होने पर भी अपूरणीय क्षति होगी। हालांकि उसके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि एक अजीब शक्ति लगातार उसके क्लोन को नष्ट कर रही है। यदि उन्होंने इसे हल करने के लिए कार्रवाई नहीं की, तो संभवतः इस क्लोन के अंगों और मेरिडियन को मांस के ढेर में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले जब ज़ोंबी लॉर्ड ने अपना रक्तसार खो दिया था, तो उसकी योजना पहले ही बाधित हो चुकी थी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसे अपनी योजना को पूरा करने के लिए अभी भी ज़ोंबी लॉर्ड पर भरोसा करने की जरूरत है, तो स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग ने तुरंत अपने बेवकूफ अधीनस्थ को मार डाला होता। ज़ोंबी रेस का रक्तसार बेहद कीमती था। एक बूंद को संघनित करने में प्रायः अनगिनत वर्ष लग जाते हैं। डॉट ज़ोंबी भगवान के रक्तसार के साथ विकसित होने के अलावा ज़ोंबी किंग क्लोन भी अब घायल हो गया था। यदि इसने दूसरे पक्ष को नहीं रोका, तो संभवतः अगले क्लोन की खेती पूरी होने से पहले इसे अनगिनत वर्षों तक इंतजार करना होगा। इसलिए स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग की आत्मा के पास इस चींटी को मारने की तैयारी करते हुए, जिसने उसके क्लोन को नष्ट करने का साहस किया था, जबरदस्ती नीचे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
लेकिन अब भयानक दृश्य को देखते हुए इस आदमी को वह चींटी मानता था। उसने न केवल उसके क्लोन को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसके क्लोन के पालन पोषण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काली वेदी को भी नष्ट कर दिया। स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग पागल हो गया। अगर इसे पहले पता होता तो ये बिना किसी हिचकिचाहट के इस आदमी को मार डालता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी है। स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग को पहले ही पता चल गया था कि इस क्लोन की प्रतिकारक शक्ति और अधिक मजबूत होती जा रही है, और इस दुनिया की रहस्यमय शक्ति भी उसकी आत्मा को इस दुनिया से बाहर निकाल रही है। तानजेन को देखते हुए, जो इमारत से बाहर निकलने ही वाला था, क्रोधित अभिव्यक्ति के साथ स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग ने अपना हाथ उठाया और दूर से उसकी पीठ की ओर इशारा किया। तभी एक खून के रंग का प्रकाश बिंदु उसके शरीर में उड़ गया। इस ज़ोंबी राजा की मौत की शपथ की आभा से संक्रमित होने के बाद आपको सभी ज़ोंबी रेस द्वारा शिकार किया जाएगा। अरे चींटी, मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। देर सबेर मैं तुम्हें अपना ज़ोंबी गुलाम बना दूंगा। स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग गुस्से से दहाड़ने लगा। फिर इसके ज़ोंबी किंग क्लोन की आंखें बाहर निकल आईं। उसके गले से कुछ अजीब आवाजें आईं और वह वास्तव में 7 छिद्रों से खून बहते हुए जमीन पर गिर गया। जल्द ही ज़ोंबी किंग क्लोन धीरे धीरे हिल गया और ढह गया, अंततः मांस के ढेर में बदल गया। तानजेन को नहीं पता था कि स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग, ज़ोंबी रेस के 8 ज़ोंबी राजाओं में से एक, वास्तव में उसके द्वारा अपंग कर दिया गया था। वह ये भी नहीं जानता था कि स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग की आत्मा के जाने से पहले आखिरी क्षण में उसने एक ज़ोंबी राजा शपथ फेंकी थी जो उस पर एक ज़ोंबी राजा की आभा से दूषित थी। यह ज़ोंबी रेस के 8 ज़ोंबी राजाओं द्वारा सहमत शिकार संकेत था। एक बार जब ये रिलीज हो गया तो ज़ोंबी रेस बेरहमी से लक्ष्य का पीछा करेगी। शायद क्रोधित स्पिरिट ब्रेन ज़ोंबी किंग अभी भी बिल्डिंग वर्ल्ड को जीतने की अपनी योजना को जारी रखने के लिए अन्य तरीकों के साथ आएगा, लेकिन वे चीजें अस्थायी रूप से तानजेन से संबंधित नहीं थी, जो भागने में व्यस्त था। तानजेन, जो अभी अभी जंगली इमारत से भाग निकला था, इमारत के बाहर लगभग सभी ज़ोंबी राक्षसों से घिरा हुआ था। तानजेन बेहद उदास थी। इन ज़ोंबी राक्षसों ने उसे कैसे खोजा? उन्होंने क्वांटम अदृश्यता स्क्रीन को स्पष्ट रूप से सक्रिय कर दिया था। पिछली बार जब वह जंगली इमारत में घुस गया था तो इन ज़ोंबी राक्षसों को अभी तक उसका पता नहीं चला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह सभी ज़ोंबी राक्षसों का कट्टर दुश्मन बन गया है। उन सभी ने अपनी लाल आंखें चौड़ी की और उस पर बुरी तरह झपटे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे जिंदा निगल जाना चाहते हों। हालांकि ये ज़ोंबी राक्षस उसे देख नहीं सकते थे, वे उसकी स्थिति पर ताला लगा सकते थे। सेबर शील्ड गोस्ट सोल्जर्स ने अपने हथियार उठाए और उसके चेहरे को कुचलने की कोशिश की, जबकि ज़ोंबी तीरंदाजों ने अपना फटा हुआ युद्ध धनुष उठाया और बेतरतीब ढंग से गोली मार दी। तानजेन की वर्तमान उपस्थिति उतनी ही दयनीय थी जितनी हो सकती थी। तानजेन ने बैंगनी रंग की छोटी तलवार निकाली जिसका नाम उन्होंने पर्पल लाइटनिंग रखा और चकमा देते ही पलटवार किया। यदि उसने अपने काले लबादे की रक्षा नहीं की होती तो वह चोटों से घिर गया होता। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास को पूरा ऑनलाइन पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास अध्याय 40। C40। ज़ोंबी सेना से बचो। बैंगनी बिजली की तीक्ष्णता वास्तव में असाधारण थी। ज़ोंबी राक्षस का लचीला और मजबूत शरीर वास्तव में पर्पल लाइटनिंग की कटिंग को रोकने में असमर्थ था। तलवार आसानी से ज़ोंबी राक्षस के शरीर में घुस गई। हाथ में एक धारदार हथियार के साथ तानजेन, जो लेवल 2 पर था, पहले ही 4 सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स को मार चुका था। पिछली बार की तुलना में जब वह उन सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स से निपटने के लिए योजनाओं पर भरोसा कर रहा था, तानजेन इस बार वास्तव में करीबी मुकाबले में लड़ रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच चौंकाने वाली लड़ाई ने तानजेन का खून खौला दिया। उसके आसपास कम से कम सैकड़ों ज़ोंबी राक्षस मौजूद थे। तानजेन ने जिन 4 सेबर शील्ड घोस्ट सोल्जर्स को मारा, वे कुछ भी नहीं थे। अक्सर जैसे ही वह एक ज़ोंबी राक्षस को मारता था, अगला राक्षस अधीरता से दौड़ पड़ता था। धिक्कार है, मैंने कौन सा पाप किया है? तानजेन के मुंह का स्वाद खून जैसा था। घेरे होने के कुछ ही मिनटों में वह पहले ही अनगिनत भारी प्रहार झेल चुका था। लगभग हर हमला एक मजबूत वयस्क व्यक्ति को कुचलकर मार सकता है। आखिरकार इन राक्षसों के पास शक्तिशाली ताकत थी जो सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक थी। ये सब काले लबादे की सुरक्षा के कारण था कि वह मांस का पेस्ट नहीं बन गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तानजेन ठीक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि काले लबादे में काटने और छेदने से होने वाली क्षति के खिलाफ बहुत अच्छी सुरक्षा थी, लेकिन भारी हमलों के खिलाफ ये थोड़ा शक्तिहीन लग रहा था। काले लबादे के माध्यम से ताकत को अभी भी हल्का सा महसूस किया जा सकता था। हालांकि यह बहुत कमजोर था। तानजेन तब तक सदमे में था जब तक कि उसे लगभग खून की उल्टी नहीं हो गई। मुझे जल्द से जल्द भागने का रास्ता सोचना होगा, अन्यथा एक बार जब मैं थक जाता हूँ तो मैं केवल टेलीपोर्ट करना ही चुन सकता हूँ। लेकिन ज़ोंबी राक्षसों के बीच टेलीपोर्टिंग स्पष्ट रूप से एक अच्छा विचार नहीं है। तानजेन ने बचने का रास्ता सोचते हुए जल्दी से लाशों के हमलों से बच निकला। तानजेन ज़ोंबी किंग क्लोन के सामने टेलीपोर्ट कर सका और ज़ोंबी किंग क्लोन से लगभग 100 मीटर दूर लौट सका। इसका कारण यह था कि उसने 500,000 सोने के सिक्कों की प्लगइन को डाउनलोड और सक्रिय कर लिया था जैसे ही उस पर हमला होने वाला था। शुरुआती स्तर का नक्शा इंस्टेंट ट्रांसमिशन प्लगइन।
उपयोगकर्ता को मानचित्र में कहीं भी टेलीपोर्ट करने की अनुमति देता है। इसे हर घंटे में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। डाउनलोड कीमत 500,000 सोने के सिक्के है। 500,000 से अधिक सोने के सिक्के जो उसने अभी अभी रक्तकुंड में प्राप्त किए थे, तुरंत भस्म हो गए। ज़ोंबी राक्षस के रक्तपूल को नष्ट करने और एक और जीवन रक्षक कौशल प्राप्त करने के बाद तान जेन को लगा कि यह इसके लायक है। दुर्भाग्य से मानचित्र टेलीपोर्टेशन का उपयोग अभी अभी हुआ था और कूलडाउन का समय अभी तक नहीं आया था, इसलिए कोई उम्मीद नहीं थी। तान जेन केवल दूसरा रास्ता खोज सकती थी। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने पहले से ही कई जीवन रक्षक वस्तुओं को भंडारण स्थान में भर दिया था। उन्होंने अंतरिक्ष से एक के बाद एक बम निकाले और चकमा देते ही उनमें आग लगा दी। फिर उसने उन्हें अधिक सघन रूप से भरे ज़ोंबी राक्षसों वाले स्थानों पर बेतरतीब ढंग से फेंक दिया। जिस समय उसने बम फेंका, उसी समय उसने इंफ्रासोनिक तरंग हमले को भी सक्रिय कर दिया और अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। ज़ोंबी राक्षसों के बीच एक के बाद एक विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। अनगिनत ज़ोंबी राक्षस आकाश में उड़ गए और फिर भारी मात्रा में गिरे। लगभग हर जगह जहां तान जेन प्रवेश करती थी, वहां बम से खाली जगह साफ हो गई थी। घास ज़ोंबी राक्षसों के अंगों और कीमा से भरी हुई थी। कुछ स्तर 2 ज़ोंबी राक्षस भी बमों से मारे गए। हालांकि अब चाहे उसने कितने भी स्तर 2 राक्षसों को मार डाला हो, यह उसे स्तर ऊपर उठाने में मदद नहीं कर सका। केवल स्तर 3 राक्षसों को मारने से ही उसके स्तर की उन्नति में मदद मिलेगी। कुछ स्तर 3 ज़ोंबी राक्षस भी विस्फोट की सदमे की लहर से प्रभावित हुए, लेकिन उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। उनके शक्तिशाली शरीरों ने बम की घातकता को बहुत कमजोर कर दिया। दूसरी ओर तान जेन द्वारा इस्तेमाल किए गए इंफ्रासाउंड हमले का प्रभाव पहले ही प्रकट हो चुका था। ज़ोंबी राक्षस जो पहले तान जेन पर पागलपन से हमला कर रहे थे, पहले ही धीमे हो गए थे। उल्टी और पेशाब शुरू होने से पहले वे चलते समय दाएं बाएं हिलते थे, जिससे हर जगह बेहद बदबूदार काला तरल दिखाई देने लगता था। कुछ ज़ोंबी राक्षस तो जमीन पर भी गिर गए थे। ये बताना असंभव था कि वे मृत थे या जीवित। तान जेन ने भी इस दृश्य को देखा। ज़ोंबी राक्षसों के घेरे में एक अंतर देखकर वह इस अवसर को कैसे चूक सकता था। उसने तुरंत पर्पल लाइटनिंग को पागलपन से लहराया और जबरदस्ती एक खूनी रास्ता खोल दिया। जैसे ही तान जेन को लगा कि वह भागने वाला है, एक राक्षस जैसे युद्ध घोड़े ने उसका रास्ता रोक दिया। ये युद्ध घोड़ा लंबा और मजबूत था, इसका पूरा शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था। साथ ही ये भारी घोड़े के कवच से ढका हुआ था। इसकी रक्त लाल जानवरों की आंखों ने खून के प्यासे हत्या के इरादे को प्रकट किया जो केवल क्रूर जानवरों के पास था। भारी कवच पहने एक शूरवीर घोड़े पर बैठा था। उसके हाथ में एक बेहद चौड़ा 3 मीटर लंबा लोहे का भाला था जो खून के रंग की ठंडी रोशनी से भरा हुआ था। ज़ोंबी वारहॉर्स स्तर 3 राक्षस। इसमें हिंसक स्वभाव और अद्भुत सहन शक्ति होती है। ये काटने और रौंदने वाले हमलों पर निर्भर करता है। इसकी कमजोरी यह है कि यह तेज प्रकाश विस्फोटों से डरता है। ज़ोंबी भारी घुड़सवार सेना स्तर 4 राक्षस। भारी कवच पहने हुए, इसकी रक्षा अत्यंत मजबूत है और इसकी ताकत अतुलनीय रूप से महान है। ये सरल युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता है और इसका दोष अपर्याप्त लचीलापन है। अपनी माउंट छोड़ने के बाद इसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो जाती है और यह मुश्किल से ही चल पाता है। जैसे ही यह जानकारी तान जेन की आंखों के सामने चमकी, घुड़सवार सेना ने पहले ही भारी और चौंकाने वाली आभा के साथ उस पर गोली चला दी थी। यदि वह उसके भाले की चपेट में आ जाता, तो संभवतः उसका सिर तुरंत उसके शरीर से अलग हो जाता। लेवल 4 राक्षस के हमले के सामने तान जेन अपने गार्ड को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। इस समय चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसने बिजली की गति से अपने भंडारण स्थान से एक भारी ढाल निकाली और घुड़सवार सेना के स्टील भाले का सामना किया। तान जेन ने जो ढाल निकाली वह थोड़ी अनोखी थी। यह एक ढाल से ज्यादा एक विशाल धातु की रक्षा दीवार की तरह थी। ये 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। बीच में एक निरीक्षण छिद्र था। तान जेन ने इसे वेल्ड करने के लिए विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाला स्टील खरीदा था। इस रक्षात्मक ढाल का वजन 230 पाउंड था। नीचे एक समर्थन फ्रेम के साथ वेल्डर भी किया गया था। ये स्थिर और दृढ़ था, मोटरसाइकिल जैसे छोटे वाहनों के हिंसक प्रभाव को झेलने में पूरी तरह सक्षम था। तान जेन के सामने एक विशाल ढाल खड़ी थी, जो वास्तव में उसके शरीर को पूरी तरह से ढक रही थी। यदि भंडारण स्थान की शक्तिशाली मदद नहीं होती, तो तान जेन इतने अधिक वजन वाले रक्षात्मक हथियार का उपयोग करने में सक्षम नहीं होता। एक पल में भारी हथियारों से लैस घुड़सवार सेना का हमला आ गया। बजना। यह अध्याय N03L1N के माध्यम से पहली बार प्रदर्शित हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ भारी धातु की ढाल कांप उठी और सतह पर एक गड्ढा रह गया। इस ज़ोंबी भारी घुड़सवार सेना की शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। तान जेन को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ टूटने वाला है। कंपन से उसे लगभग खून की उल्टी होने लगी, लेकिन वह दूसरे पक्ष के भाले के घातक प्रहार से भी बच गया। उसने ढाल को अतुलनीय तीव्र गति से पीछे खींच लिया। उसी समय तान जेन ने मैग्नीशियम विस्फोट को सक्रिय किया। एक बेहद चमकदार रोशनी चमकी और घुड़सवार घोड़ा तुरंत हिनहिनाने लगा। इसने बेचैनी से संघर्ष किया और अपने अगले दोनों खुरों को ऊंचा उठा लिया।
ये देखते हुए कि वह इस अवसर को नहीं चूक सकता, तानसेन आगे बढ़ा और घोड़े के पेट के नीचे पहुंच गया। उसके हाथ में मौजूद बैंगनी बिजली घोड़े के पिछले पैर पर 2 बार गिरी। ज़ोंबी युद्ध का घोड़ा फिर से हिनहिनाया। अतुलनीय रूप से तेज बैंगनी बिजली की छोटी तलवार ने युद्ध के घोड़े के पिछले पैरों को आसानी से काट दिया, जिससे वह जमीन पर असंतुलित होकर गिर गया। गर्जन, ज़ोंबी राक्षस भारी सवार जो जमीन पर उतरा, दहाड़ने लगा और तानसेन पर वार किया। हालांकि तानसेन पहले से ही तैयार था। उसने फिर से रोकने के लिए अपनी ढाल छोड़ी, लेकिन ज़ोंबी भारी घुड़सवार सेना ने इसे भेद दिया। उसी समय जब वह ज़ोंबी राक्षस भारी घुड़सवार सेना की शक्तिशाली ताकत से हैरान था, तानसेन बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन के लिए खरपतवार में भाग गया। संपर्क करें टॉस साइट में दान करें।